चलो, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन सीसीएनए में। तो जैसे कि यार जो हमारी स्टोरी थी सीसीएनए में, हमने क्या क्या कवर कर लिया है। जो आपका फर्स्ट डे था, नेटवर्किंग के बेसिक पढ़े थे यार, क ख ग छ छ छ, अभी भी बेसिक्स ही चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस लेवल में मैंने आपको बता दिया हो या फिर आपको पता चल गया हो। ठीक है, बट आपको एक चीज जरूर समझ में आई आई होगी। चाहे नेटवर्क आप सिस्को के हिसाब से पढ़ लो, जूनिपर के हिसाब से पढ़ लो, या किसी और वेंडर के हिसाब से पढ़ लो। यार देखो, सीसीएनए ही एक एग्जाम नहीं है या एक सर्टिफिकेशन नहीं है जिसमें आपको नेटवर्क के बारे में नॉलेज मिलेगी। जितने भी वेंडर्स हैं जैसे जुनिपर, हुआवे, इन सब ने नेटवर्क को लेके ना अपने अपने सर्टिफिकेशंस बना रखे। बट वही बात है, मैंने अगर आपको ऑफर किया आईफोन या फिर एक ओप्पो, तो आपका मन करेगा आईफोन ही लूंगा। देखो, दोनों का काम एक ही है, बट आईफोन की एक अपना वजूद, एक अपनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही सीसीएनए जो है ना, वो एक हमारी नेटवर्किंग में, आईटी में एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट है। उसकी नॉलेज आप गेन कर रहे हो। चलो, तो हमने नेटवर्किंग फंडामेंटल समझे थे। नेटवर्क क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस व्हेन कनेक्टेड टू ईच अदर सो दैट दे कैन शेयर डेटा। दैट इज व्हाट नेटवर्क इज, है ना। तो जो आपके कंप्यूटर्स है, इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, हार्डवेयर होते हैं और उनका एक आउटपुट देते हैं। हमने क्या किया, अब जो हमारा डेटा है, जो आउटपुट है, कुछ भी हो सकता है, हमें वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में शेयर करवाना हो, तो हमने एक तरीका बनाया। हमने क्या बनाया? हमने बनाया नेटवर्क। कनेक्टिविटी करवाओगे डिवाइसेस की, चाहे वायर्ड या वायरलेस, अगर वो नेटवर्क से जुड़े होंगे, तो जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। हमने ये समझा कि भाई क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं। ठीक है, क्या होता है क्लाइंट? अक्षर यहाँ पर एनी आइडिया? और कौन होते हैं सर्वर? नेटवर्क में जब हमारे डिवाइसेस जुड़ जाते हैं, तो अब एक के पास डेटा होगा, एक के पास डेटा नहीं होगा। तो जो रिक्वेस्ट करेगा डेटा मांगने की, जैसे रिक्वेस्ट करने के लिए भी उसको एक मैसेज भेजना पड़ेगा, एक डेटा भेजना पड़ेगा। नेटवर्क से होते हुए वो डेस्टिनेशन के पास जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी, अगर वो रिक्वेस्ट के केपेबल है कि हाँ इस बंदे को रिप्लाई करना है, तो जो वो डेटा वापस करेगा वो रिप्लाई होगा। तो ऐसे में एक होता है सर्वर, जिसके पास वो डेटा होता है, आप रिक्वेस्ट करते हो उस डेटा के लिए, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, और सर्वर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर्वर का काम बेसिकली, सर्वर आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजता, आप लोग सर्वर के पास भेजोगे। ऐसी इसी सेम सर्वर के पास जब नेटवर्क में और लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वो इसी सेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज के रिप्लाई पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे यूट्यूब का सर्वर है, एक सर्वर है जिसमें यूट्यूब की वेबसाइट चल रही है, और आपके कंप्यूटर, मेरा मोबाइल फोन नेटवर्क की मदद से रिक्वेस्ट भेजता है, डेस्टिनेशन के पास रिक्वेस्ट पहुंचती है। रिक्वेस्ट सही होगी तो ही वो रिप्लाई करेगा। जैसे हम दुकान पे गए, हमने भाई मैं मानता हूँ, मैं केमिस्ट की शॉप में जाके बोल रहा हूँ भाई मुझे कुरकुरे दे दो, तो भाई दुकान तो थी, सर्वर तो था, बट वो सर्विस दे ही नहीं रहा, तो फुलफिल कैसे करेगा? तब रिप्लाई नहीं आएगा। चलो, हमने लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी जाने थे कि भाई नेटवर्क तो समझ में आया। हमारे पास सबसे छोटा नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। यानी नेटवर्क तो है, बट बता रहे कि कितने आपस में, कितने आसपास हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, उनकी रेंजेस भी मैटर करती है। ठीक है, फिर इससे बड़ा नेटवर्क होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। इससे जस्ट बड़ा नेटवर्क होता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक सिटी का नेटवर्क। एक सिटी के नेटवर्क में बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल नेटवर्क्स होंगे, ऑफिस के नेटवर्क, घरों के नेटवर्क, सिनेमा हॉल के नेटवर्क्स, गवर्नमेंट ऑफिस के नेटवर्क्स। जब ये सभी नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? ताकि डेटा शेयर कर पाए। क्या पता डेस्टिनेशन हमारे ही नेटवर्क के अंदर हो, और क्या पता डेस्टिने जो हमें जहाँ डेटा भेजना है वो कंप्यूटर किसी और नेटवर्क के अंदर हो। तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, तो हम डेटा नहीं भेज पाएंगे। नेटवर्क क्या होता है? हाईवे, कनेक्टिविटी भाई। चलो, और इससे बड़ा जो हमारा नेटवर्क होता है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। हमने ही जाना था। हमने इसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ, ये तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए। मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स भी बताया था। ट्रैफिक क्या, डेटा आप किस किस तरीके से भेज सकते हो। हमारे पास आता था यूनिकास्ट। क्या होता है यूनिकास्ट? वन टू वन कम्युनिकेशन। अब एक नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो जब आपको एक एक यूजर एक सिंगल डेस्टिनेशन के पास डेटा भेजना चाहता है, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है उसी नेटवर्क में, तो वो यूनिकास्ट ट्रैफिक कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास आता है मल्टीकास्ट। नाम है दोस्तों, थ्योरी चल रही है अभी तो, जब मैंने प्रैक्टिकली आप देखोगे तब आपको चीजें भी समझ में आएगी, रिलेट करोगे आप, है ना। चलो, तो मल्टीकास्ट यानी जब आपको सेम डेटा मल्टीपल लोगों को भेजना है, मल्टीपल यानी एक से अधिक।
मैं सभी लोगों को नहीं बोल रहा, मल्टीपल लोगों को बोल रहा हूँ। नेटवर्क में मानता हूँ 100 लोग थे, बट मुझे वो डेटा सिर्फ 40 लोगों के पास भेजना है। तो मैं वो डेटा एक बार भेजूंगा, बट मैं उसे मल्टीकास्ट करूंगा, और मल्टीकास्ट होने के बाद उन 40 बंदों के पास ही जाएगा, 100 के 100 बंदों के पास नहीं। तो वो कैसे कर पाएंगे? हमें उन 40 बंदों को एक अलग आइडेंटिटी से, ये देखो, एक तो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी सबकी, उन 40 की अपनी अपनी खुद की आइडेंटिटी। हमें उनको एक ग्रुप में डाला होगा, उस ग्रुप की जो आईपी होगी वो होगी मल्टीकास्ट की आईपी। समझ पा रहे हो? अभी तो हम बात ही कर रहे हैं। चलो, ऐसे ही एक होता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट यानी जब आपको वो सेम डेटा 100 के 100 बंदों के पास भेजना है, जितने भी लोग उस नेटवर्क के अंदर है उन सभी के पास भेजना है, तो दैट विल बी ब्रॉडकास्ट। तो एक यूजर, वन टू वन कम्युनिकेशन यूनिकास्ट, वन टू मल्टीपल यानी वन टू मेनी कम्युनिकेशन मल्टीकास्ट, और वन टू ऑल कम्युनिकेशन यानी जब एक यूजर से सभी लोगों के पलटा भेजना उस नेटवर्क के अंदर जितने भी है, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट। हमने टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड भी पढ़े थे। सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स था, हाफ ड्यूप्लेक्स था दोस्तों, और फुल ड्यूप्लेक्स। ये मोड है आपके, कि आपका कंप्यूटर क्या, एक आपके कंप्यूटर अगर सिंप्लेक्स नेटवर्क में है, तो क्या उसको परमिशन है डेटा भेजने की या नहीं? क्योंकि सिंप्लेक्स में सिर्फ एक ही बंदा भेजता है। अगर परमिशन होगी तो वही अलाउड होगा, सामने वाला सिर्फ रिसीव करेगा, उसको नहीं परमिशन होगी, या तो आपको होगी या तो दूसरे को होगी। जैसे रेडियो। हाफ ड्यूप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर नेटवर्क में तो जुड़े हुए हैं, बट दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नेटवर्क में सिर्फ एक ही को परमिशन मिलेगी, बट यहाँ कंडीशन आ जाती थी, एक टाइम पे एक ही बोलेगा। जैसे अभी आप और मैं दोनों नेटवर्क में जुड़े, मैं मानता हूँ हम दोनों ही आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम, अगर इस नेटवर्क में सिर्फ एक टाइम पे एक ही को परमिशन होती, तो ये हाफ डुप्लेक्स कराता है। यानी हम दोनों टाइम पे नहीं भेज सकते, जिस टाइम पे मैं भेज रहा हूँ उस टाइम पे आप भेज ही नहीं सकते, अगर भेजोगे तो वहां पर कोलिजन्स अगर हो जाएंगे। हाफ ड्यूप्लेक्स। और फिर आया हमारे पास एक ऐसा मोड, इसको हम बोलते हैं या तो फुल ड्यूप्लेक्स या तो ड्यूप्लेक्स, सिर्फ ड्यूप्लेक्स भी बोल सकते हैं। फुल डुप्लेक्स इसका फुल फॉर्म, यानी उसी नेटवर्क में दोनों लोग जुड़े हुए हैं, और उन दोनों को ही परमिशन थी जैसे हाफ डुप्लेक्स में, और दोनों साइमल्टेनियसली डेटा भेज सकते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक सहित, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर पा रहे हो, और हमारे जो कंप्यूटर्स है वो वेल केपेबल होंगे डेटा बिना कोलिजन के रिसीव भी कर पाए, कोलिजन्स नहीं हो, है ना। चल, तो दोस्तों आज ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। हमने नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में भी पढ़ा था। तो हमें तो मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आईटी स्किल क्लासेस। अभी यही तो शुरुआत करते हैं, आईटी स्किल पाथ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, और इनको क्या करना है, इनको अपना, सॉरी, इनको अपना एक खुद का नेटवर्क बनाना है। कंप्यूटर्स थे, और इनके कंप्यूटर्स एक वायर्ड नेटवर्क में जुड़ने के लिए केपेबल है, यानी जो निक कार्ड है, इनके हार्डवेयर में जो निक कार्ड होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसमें RJ45 पोर्ट होगा, जो आज के टाइम में स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक डिवाइस परचेज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्विच। मैंने बोला मैंने 24 पोर्ट का स्विच परचेज कर लिया सिस्को का। सीसीएनए पढ़ रहे, तो मैं सिस्को के हिसाब से बता रहा हूँ, बाजार से जाएंगे सिस्को का स्विच परचेज कर लेंगे, चाहे सिस्को हो या फिर किसी और वेंडर का। मैं तो 24 पोर्ट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, एक पोर्ट से मैंने यहाँ पर केबल अटैच कर दी, एक पोर्ट से मैंने मानता हूँ कंप्यूटर बी के साथ कर दी, और एक पोर्ट से मैंने कंप्यूटर सी के साथ कनेक्टिविटी कर दी। ऐसी एक्चुअल में लेआउट हो रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने, यहाँ पर अब आपको पता है जब स्विच लगा दिया तो वहां पर एक सिंगल नेटवर्क बन रहा होता है। स्विच इसलिए खरीदा जाता है। ठीक है, स्विच के पास जितने भी पोर्ट होंगे उसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क के मेंबर कनेक्ट करवाने हैं। ठीक है, अब वो कैसे पता चलेंगे? आईपी एड्रेस से। तो आपने कनेक्टिविटी करवा दी, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर नेटवर्क, आप नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0/24। मैंने आपको बताया था ये होती है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क की पहचान, बस अभी समझ लेना। इसी नेट इसकी इसी इसी चीज को देख के आप समझ पाओगे इस नेटवर्क के अंदर कितनी आईपीज अवेलेबल होंगी, और वो आप यूजर्स को असाइन कर पाओगे। तो इस नेटवर्क में इस जो नेटवर्क आईडी को देख के मैं बता देता हूँ, हमारी रेंज शुरू होगी .0 से, बट वो हम असाइन नहीं कर सकते। .1, .2, जो आखिरी का ये जीरो वाला ऑक्टेट है, ये मूव कर रहा है सिर्फ, और ऐसे .255 तक हमारे पास आईपीज में रेंज अवेलेबल है। तो हम .1 से 2, 3, 4 ये सब आईपीज असाइन कर सकते हैं। तो मैंने PC1 को .1 यानी पूरी आईपी लिख देता हूँ, 192.168.1.1.2। अब मैं सिर्फ आखिरी वाला पार्ट लिख रहा हूँ .3। जब असाइन कर दिया तो आपको पता है ये सेम नेटवर्क के अंदर की आईपी है। तो
एक्चुअल में आपने सेम नेटवर्क बनाना भी चाहते थे, और उसी नेटवर्क की आईपीज भी असाइन कर दी। आईपी से समझ में आएगा कि ये सेम नेटवर्क के मेंबर है, ठीक है, तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब चाहे सेम नेटवर्क हो या फिर डिफरेंट नेटवर्क हो, तो आपको अगर डिफरेंट नेटवर्क होगा तो आपको अपने कंपनी का नेटवर्क को उस एक्सटर्नल नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। तो आपको स्विच नहीं खरीदते, क्या खरीदते हैं आप, एक राउटर खरीदेंगे। राउटर के पास भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं, जैसे स्विच के पास होते हैं, ठीक है। बट राउटर का हर एक पोर्ट एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टिविटी करवाने के लिए यूज होता है। तो मैं मानता हूँ ये 3 पोर्ट का राउटर था, हमने एक पोर्ट तो अपने नेटवर्क से जोड़ दिया। अब जो दूसरे पोर्ट है हम उनको किसी और नेटवर्क से असाइन करवा सकते हैं। तो मैं ऐसे एक लाइन मान के बोल सकता हूँ यहाँ पर एक अलग नेटवर्क चल रहा है, और कैसे पता चलेगा अलग नेटवर्क है, आईपी एड्रेस है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पर जो नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ पर आईपी चल रही है 200.0.1.0/30 के नेटवर्क की, ठीक है। और इस इंटरफेस से मैंने जब कनेक्टिविटी कराई तो एक किसी और नेटवर्क को असाइन करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर नेटवर्क आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है, भी समझाने के लिए। अभी हम नेटवर्क आईपी एड्रेस में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बस मानिएगा आईपी एड्रेस हमारे नेटवर्क में पहचान होती है हमारे कंप्यूटर से। आईपी एड्रेस सही होगा तभी हम डेटा भेज पाएंगे, गलत आईपी एड्रेस होगा तो हम डेटा नहीं भेज पाएंगे। और मैं यहाँ मानता हूँ नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0/24। तो अब आप यहाँ पर देखो, मैंने केबल तो लगा दी, केबल लगाने से वहां पर आपके डिवाइसेस नहीं समझते, आईपी एड्रेस से समझेंगे एक डिफरेंट नेटवर्क। चलो, ऐसे जाके हम यहाँ पर कनेक्टिविटी करा पा रहे हैं। तो अब ना यहाँ पर सिनेरियो जो आज का टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक है आपका नेटवर्किंग मॉडल को डिस्कस करना। कौन से क्या बात करी मैंने, नेटवर्किंग मॉडल। लास्ट क्लास में हमने इसको ब्रीफ एक ओवरव्यू भी जाना था नेटवर्किंग मॉडल। कौन कौन से नेटवर्किंग मॉडल आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जो इसका एग्जैक्ट नेम है क्या है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। और एक है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल। नाम है दोस्तों, ये क्या है, एक तरीके। अब तो देखो होता क्या एक्चुअली, आपके जो कंप्यूटर्स थे जब आपने नेटवर्क में जोड़े, नेटवर्क किसी का अपना नहीं है पहली बात, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिस्को का ये नेटवर्क है, जूनिपर का ये नेटवर्क है, या फिर वन प्लस का या फिर आईफोन का अपना नेटवर्क है, ऐसा नहीं है। नेटवर्क किसी का भी, कोई भी नेटवर्क एक कॉमन है, ठीक है। उस नेटवर्क में जुड़ने वाले डिवाइसेस किसी भी वेंडर के हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेटवर्क किसी सबका है। तो नेटवर्क में जब हमने इन डिवाइसेस को ऐड किया, तो जो मैन्युफैक्चरर थे वो अपने अपने डिवाइस, उन्होंने क्या करा, जो डिवाइस नेटवर्क में जब डेटा भेजेंगे तो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, सबने अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट बनाया। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एक डिवाइस हमारा डेल का है, उसको हमने नेटवर्क से जोड़ा, और एक डिवाइस हमारा एचपी का है, तो जब ये नेटवर्क में जुड़ गए, कनेक्टिविटी तो हो गई, पाथ तो बन गया, रास्ता तो बन गया। बट जब ये लोग डेटा भेज रहे थे डेस्टिनेशन के पास, तो जो ये डेस्टिनेशन है ये डेटा समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एक अलग तरीके से डेटा प्रोसेस करते थे, रीड आउट करते थे, और एक वो जो सेंडर है वो एक अलग तरीके से कंप्यूट कर रहा है, यानी डेटा को आगे भेज रहा है। तो उस चीज को स्टैंडर्डाइज करा गया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईएसओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ। फुल फॉर्म क्या है जैसे कि आप जो ये सीसीएनए पढ़ रहे हो, सीसीएनए एक सर्टिफिकेशन है सिस्को का। कौन पढ़ा रहा है आपको, आईटी स्किल पाथ पढ़ा रहा है दोस्तों आपको। हम ऑर्गेनाइजेशन ना, तो हम वही वाली बात है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, नाम है इसका। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला भाई ऐसा काम नहीं होगा, जितने भी नेटवर्किंग आप जो नेटवर्क बना रहे हो आप लोग मेरे स्टैंडर्ड फॉलो करोगे। ऐसे तो डेल वाले बोलेंगे भाई मैं एचपी की बात क्यों मानूं। तो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन आई आईएसओ, इसने बहुत चीजें स्टैंडर्डाइज करी हुई है, सिर्फ ये नेटवर्किंग ने बहुत सारी चीजें, ठीक है, ताकि वर्ल्ड में मोनोपोली ना हो। मोनोपोली यानी एक तरफा बात ना हो, डिमांड रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आईएसओ आया, इसने बोला भाई तुम्हारे नेटवर्क अपने अपने नेटवर्क, अब तुम नेटवर्क में अपने नेटवर्किंग मॉडल नहीं बनाओगे, एक कॉमन नेटवर्किंग मॉडल होगा। वो एचपी वाला भी फॉलो करेगा, डेल वाला भी फॉलो करेगा यार, ठीक है। तो वो था हमारा ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल। तो यहाँ पर जो आईएसओ ने बनाया है, इसका ऐसे उल्टा बोल सकते हैं, आप देख सकते हो आईएसओ ओएसआई है ना। तो ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल यानी कि रेफरेंस मॉडल ये बनाया हमारे आईएसओ ने, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओपन सिस्टम। अब भाई किसी कोई भी सिस्टम हो, किसी भी वेंडर का हो,
इंटरकनेक्शन, यानी किसी भी वेंडर के साथ आप कनेक्टेड हो, आप फिर भी डेटा भेज पाओगे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात करूं तो है क्या ये दोस्तों, एक्चुअली ये एक लॉजिकल मॉडल है। क्या ये? लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल मतलब सर कितने मॉडल बोल रहे हो? अरे दोस्तों बहुत इजी है। एक होता है फिजिकल, एक होता है लॉजिकल। फिजिकल यानी जो आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, समझना इस बात को। और एक होता है लॉजिकल, यानी कंसेप्ट है, आप देख नहीं पाओगे, छू नहीं पाओगे, बट उस तरीके से वो काम हो रहा है। ठीक है। लॉजिकल मॉडल है। अब ये लॉजिकल मॉडल बताता है कि जो हमारा कंप्यूटर है, डेटा किस तरीके से प्रोसेस करेगा नेटवर्क में भेजने के लिए। ठीक है, ये क्या है? एक लॉजिकल कंसेप्ट है। तो होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअली 7 लेयर होती है। आईएसओ ने बोला है जो हमारा ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल है, उसमें हमारे पास जो लॉजिकल लेयर्स होंगी, कितनी होंगी? 7 लेयर का मॉडल। एक तरीके से आप यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेयर 7, लेयर 6, लेयर 5, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1। अब मैंने तो देखो, आप बोलोगे अरे सुमित सर 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ा है, आप तो उल्टा पढ़ा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिर्फ ओएसआई के लिए ध्यान रखना, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आप इसी तरीके से ही समझना। 7 लेयर का मॉडल है। सबसे टॉप में लेयर 7 होती है, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 5 4 3 2 1। चलो अब ये 7 लेयर अब क्या है, इनके नाम भी होंगे ऐसे भाई, आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, लॉजिकल तो है बट इनके भी नाम दे दिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो सबसे टॉप में है लेयर 7, इसका नाम होता है एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम होता है इसका दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर। इसके बाद आता है हमारे पास, अभी पहले नाम समझ लेते हैं, फिर इनके काम भी बताता हूँ मैं आपको, क्या क्या काम होता है यहाँ पर, हर लेयर का क्या क्या काम। एप्लीकेशन लेयर से शुरुआत होती है। सेकेंड लेयर आती है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, यानी जो हमारी लेयर 6 है, प्रेजेंटेशन, टी ए टी आई, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर आती है हमारे पास सेशन लेयर, जो फिफ्थ लेयर है, यानी लेयर 5। इसका नाम क्या है यहाँ पर अक्षर? सेशन लेयर। ठीक है। लेयर 4, सेशन ले। बिल्कुल लेयर 4 है सर यहाँ पर, इसका नाम, इसका भी नाम होगा। तो इसको हम बुलाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 3, इसको बुलाते हैं हम नेटवर्क लेयर। फिर लेयर 2 आया, दैट इज डेटा लिंक लेयर। रट्टा नहीं मारेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फिजिकल लेयर। तो दोस्तों जो 7 लेयर थी, बिल्कुल अक्षर, ये 7 की 7 लेयर इन्हीं नाम से जानी जाती है। और ये ओएसआई ने बताया था, वो ओएसआई के अंदर है। अब ओएसआई, ये 7 लेयर क्या है सर? नेटवर्क के अंदर है ये कंसेप्ट, या हमारे कंप्यूटर के अंदर? तो जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होगा। चलो अब तो यहाँ पर देखो, ये 7 लेयर थी, लेयर 7, लेयर 6, 5 4 3 2 1। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो 7 की 7 लेयर है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर। ये रहा आपका कंप्यूटर, कैसे किसी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये रहा डेस्टिनेशन का कंप्यूटर, वो भी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो ये 7 लेयर दोस्तों मेरे कंप्यूटर के अंदर भी और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। कॉपी करता हूँ। ठीक है। और यहाँ के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये इस कंप्यूटर में भी ये 7 लेयर होंगी, इसी तरीके जिस तरीके से मैंने लिखी है, लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक। तो ये 7 लेयर कंप्यूटर ए बी सभी कंप्यूटर्स में। कि अब ये लेयर करती है क्या है? जैसे कि आपके पास देखो, हमने नेटवर्क में जोड़ दिया, और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल है, ये निक कार्ड के अंदर ही मान लो, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना, हार्डवेयर है, उसी के अंदर काम कैसे हो रहा है? इन 7 लेयर से हो रहा है। तो एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, जो जितनी भी लेयर है, क्या काम कर रही है, अब समझते हैं। मैंने बोला ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, डेस्टिनेशन मानता हूँ। नेटवर्क में जुड़े हुए थे, इनकी आईपी एड्रेस भी होगा। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा अक्षर, नेटवर्क में जुड़े हुए हो, तो डेटा फिर भी नहीं भेज पाओगे। कनेक्टिविटी भी करानी है, और आपको जो और तरीके हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो अब जैसे जो कंप्यूटर है, इसके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। मैंने बोला इसके पास गूगल क्रोम था। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ऐसे ही मैंने बोला जूम की एप्लीकेशन भी है, जिसमें आज हम क्लास ले रहे हैं, जूम, जिसका अपना काम है बड़े नेटवर्क में जुड़ने के बाद। ऐसे ही मैंने बोला व्हाट्सएप भी है हमारे पास। मेरे कंप्यूटर के अंदर ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये तो एप्लीकेशंस है। अब आप किसी न किसी आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन यूज करके डेटा भेज रहे होते हो, कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज जरूर कर रहे होगे ना डेटा भेजने के लिए। मैं मानता हूँ आपने क्या, अभी एक एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप खोला और व्हाट्सएप से डेटा भेजना है कंप्यूटर भी के पास, जो अगर डेस्टिनेशन है, इस कंप्यूटर के पास भी एप्लीकेशन होनी चाहिए। अरे अक्षत, आप और मैं नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और हमें जूम में क्लास लेनी है। आपके पास जूम इंस्टॉल और मेरे पास जूम इंस्टॉल नहीं है, तो क्या हम क्लास ले पाएंगे जूम पे? नो सर। तो भाई नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और हमें वो एप्लीकेशन भी रखनी पड़ेगी, तो बहुत सारी, ठीक है, एक के बाद कड़ियाँ जुड़ी पड़ी है। नेटवर्क तो सिर्फ कनेक्टिविटी है, तो ऐसे मानता हूँ कंप्यूटर ए के पास भी व्हाट्सएप था, कंप्यूटर बी के पास भी व्हाट्सएप। अब अब किसी भी एप्लीकेशन से आप डेटा भेज सकते हो। डेटा भाई कुछ भी हो सकता है भाई, आपका टेक्स्ट हो, इमेज हो, गाने हो, वट एवर इट इज यार, MP4 हो, PDF हो, एनीथिंग। अब मैं मानता हूँ आपने एक सिंपल सा टेक्स्ट भेजा है, तो मैं इसको, ये रहा आपका हाय, अपने हाई भेजा, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, डेटा। दैट इज व्हाट, डेटा। चलो अक्षत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अक्षत, अब आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वैसे, जो भी आप। सर पाइथन एंड अरे ना सी। पाजी, ना 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 ना, अरे कम, इतना इतना इतना, अरे अच्छा, हिंदी। एक्सटर्नल लैंग्वेज। हाँ है, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश, चलो ठीक है। और हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है अक्षत? बाइनरी सर, 0 1। बाइनरी समझता है। बाइनरी क्या होती है सर, बताएंगे क्लास में? बाइनरी होता है, बताओ बताओ। 0 1 कोडिंग बिल लैंग्वेज होती है। जीरो और वन, सिर्फ यस सर। जीरो और वन ही समझता है हमारा कंप्यूटर। जो ये कंप्यूटर जो आज के टाइम पे कंप्यूटर है, आप तो इसको एक हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज जैसे आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया है, बिना इस, अगर मेरे में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा ना, तो आप ये ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कर क्या रहा है, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो ह्यूमन एक इंसान उसको ऑपरेट कर पाए, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। बट कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है अपनी लैंग्वेज में, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, और फिर समझता है कि भाई ये क्या बोलना चाहता है इंसान मुझे। तो बाइनरी लैंग्वेज होती है जीरो वन। तो मैं मानता हूँ ये रहा आपका डेटा, ये रहा आपका डेटा, तो डेटा को मैं मान लेता हूँ एक एनवलप में। तो जब भी आपको नेटवर्क में डेटा भेजना है, अब आप एक एप्लीकेशन से डेटा भेज रहे होगे कुछ भी, चाहे इमेज टेक्स्ट, तो आपको अब कंप्यूटर ए को भेजना है, तो भाई कंप्यूटर ए को अगर नेटवर्क में डेटा भेजना है, तो सबसे पहले लेयर जो आएगी, वो आएगी एप्लीकेशन लेयर दोस्तों। दोस्तों यस, यानी इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन नहीं है कि व्हाट्सएप ये हमारी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन एक लॉजिकल लेयर है। और ये बोलती है हमारे कंप्यूटर में, अरे व्हाट, क्रोम, जूम, व्हाट्सएप, तुम में से किसी भी एप्लीकेशन को नेटवर्क में डेटा भेजना हो, तो किसके पास भेजोगे सबसे पहले? मेरे पास, यानी एप्लीकेशन लेयर के पास। तो जब भी नेटवर्क में कोई सेंडर कुछ भी डेटा भेज रहा है, जैसे इस टाइम पे अभी नेटवर्क में मैं डेटा भेज रहा हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन से, जूम की एप्लीकेशन से डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये डेटा ये रहा एनवलप में। तो डेटा मैं मानता हूँ एनवलप में आ गया, तो सबसे पहले डेटा हमारा कहाँ पर गया? एप्लीकेशन लेयर के पास गया दोस्तों। अब एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, तो यहाँ पर एक चीज समझते हैं। OSI मॉडल जो बनाया, 7 लेयर का मॉडल था, और ये सातों के अलग अलग नाम थे, क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग काम भी है। आपने जब IT स्किल क्लास में आए थे, जो आपके IT स्किल पाथ में आया दोस्तों, तो आपने सबसे पहले मेरे से बात नहीं करी थी, आपने हमारे काउंसलर, हमारी टीम से बात करी। जब आप वहां पर फाइनलाइज हुए, आपने चीजें एनरोल करवाई, तब आप मेरे पास आए, यानी हर लेयर का अपना अपना काम है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क में हुआ, ये जो हमारे 7 लेयर थी, हर लेयर का अपना अपना काम है, और अपना काम करने के बाद डेटा वो नेक्स्ट लेयर के पास भेजेगी। तो जब सेंडर डेटा भेज रहा हो, तो वो सबसे पहले उसके एप्लीकेशन से एप्लीकेशन लेयर पे जाता है। और एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है? एप्लीकेशन लेयर का ये काम होता है आइडेंटिफाई करना कौन सी एप्लीकेशन से ये डेटा, एप्लीकेशन लेयर काम क्या होता है, कौन सी एप्लीकेशन से ये डेटा आ रहा होता है। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर सर्विस दे रही होती है किसको? एप्लीकेशंस को। क्या बोला मैंने? इसको एक तरीके से मैं शॉर्ट नोट में लिख रहा हूँ, आपको प्रॉपर PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखो, तो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, इसका अगर मैं आपको पॉइंट बोलूं, तो आप इसको एक शॉर्ट लाइन में कैसे समझ सकते हो? इट प्रोवाइड सर्विस, इट प्रोवाइड सर्विस टू द एप्लीकेशंस, टू एप्लीकेशंस running on the system, running on the
सिस्टम भाई, जो एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में होगी उसी को तो सर्विस दे पाएगा। और क्या सर्विस देगा? अरे भाई तुम में से किसी भी एप्लीकेशन को डेटा भेजना हो नेटवर्क में, सबसे पहले मेरे पास भेजो। ये आइडेंटिफाई करता है कौन सी ऐप, बस इतना काम करता है कि कौन सी एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है, उसको ये ध्यान रखता है। ठीक है चलो, इस लेयर ने अपना काम कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अभी सिर्फ एक ब्रीफ में जानेंगे। नेक्स्ट सेशन में जो भी आपके आगे होगा, हम इसको हर हम देखेंगे एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें आ रही है। तो मैं एक चीज यहाँ समझाना चाहूंगा और आपको दोस्तों, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि हर लेयर अपना अपना काम कर रहा होता है। अक्षर क्या बोला मैंने? हर लेयर अपना अपना काम कर रहा है। होता है क्या है, हर लेयर के पास अपनी अपनी प्रोटोकॉल रन हो रही होती है। एक नई चीज समझ आपको नाम सुनने को मिला, प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। क्या बोला मैंने? प्रोटोकॉल। अक्षत क्या होते हैं प्रोटोकॉल्स? एनी आइडिया? सर बताओ आइडिया बताओ। नहीं। नो आइडिया? अरे जैसे कि आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ यार, हमारे एक प्रोटोकॉल होंगे ना बात करने के तरीके में। कम्युनिकेट तो आप अपने दोस्तों से भी करते होगे, तो क्या इसी तरीके से, इसी इज्जत से बात करते हो? मतलब कि समझ रहे हो कि बात करने का तरीका, रूल्स। आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पर उनके प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। मैं बोला आप बन जाओ एक सिपाही, बन जाओ आप एक आर्मी चीफ बन जाओ, वहां पर भी आपके क्या चल रहे होंगे? अपने अपने प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स। तो यहाँ पर कैसे काम होना है, क्या काम होना है, उसको करवाने के लिए रूल्स डिफाइन होते हैं अक्षर। अगर रूल नहीं होंगे तो कैसे आप एक स्टैंडर्ड वो कर लोगे? जैसे कि जब हम स्कूल जाते थे तो हमें क्या बोलते थे पहले? कॉम सेम ड्रेस होगी, बाल आपके होने चाहिए, रूल्स होते थे उस काम को कराने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जितनी भी लेयर्स आपको ये दिख रही है, सात की सात लेयर, हर लेयर के पास अपने अपना, क्योंकि देखो हर लेयर का अगर अपना अपना काम कर रही है, तो उस काम को करवाने के लिए इसके पास अपने अपने प्रोटोकॉल होंगे। क्या होंगे? प्रोटोकॉल। और एक से प्रोटोकॉल्स। अधिक प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो हर लेयर प्रोटोकॉल से अपने अपने प्रोटोकॉल रन हो रहे होते हैं। वो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, काम कराने के लिए रूल्स। ठीक है चलो, एप्लीकेशन लेयर ने यहाँ मार्क किया कौन सी एप्लीकेशन से डेटा आया है। डेटा में कुछ एडिशनल ऐड नहीं किया, बस मार्किंग कर ली अपने पास, और अपना काम करने के बाद उस डेटा को नेक्स्ट लेयर के पास हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, तो अगर सेंडर को, मैं अब हमारे सिनेरियो के हिसाब से सेंडर कौन है दोस्तों? कंप्यूटर है। तो किसी भी सेंडर को डेटा भेजना हो, किसी वो उसको एप्लीकेशन से डेटा भेजेगा, तो उसको ये अंदर की कंसेप्ट नहीं सीखने, ये आपको सीखना है। तो एप्लीकेशन लेयर के पास गया, एप्लीकेशन लेयर ने मार्किंग करी और वो डेटा नेक्स्ट लेयर के पास हैंड ओवर कर दिया, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो अब जब प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया तो प्रेजेंटेशन क्या करेगा? प्रेजेंटेशन लेयर अपना काम करेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों अब एक चीज समझना, जो डेटा आप अपने कंप्यूटर से भेज रहे हो वो एक्चुअली एप्लीकेशन के फॉर्मेट में है। एप्लीकेशन के फॉर्मेट में यानी पीडीएफ फॉर्मेट में है, MP4 फॉर्मेट में है, जेपेग फॉर्मेट में है, जिफ फॉर्मेट में है, एक डिफरेंट फॉर्मेट में है। मैं आपको लिखता हूँ, जो आपका डेटा आप भेजना चाहते थे अभी वो कौन से फॉर्मेट में है? एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे आपका जेपैग बोल लो, जेपैग फाइल, डॉट जेपैग देखा होगा आपने, डॉट आपने पीडीएफ फाइल देखी होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है। तो हमारा डेटा बहुत अपने जो जिस भी एक डिफरेंट फॉर्मेट में ही होगा वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। तो नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए हमें इसको नेटवर्क के फॉर्मेट में रेडी करना होता है। तो नेटवर्क का फॉर्मेट इज नथिंग बट बाइनरी। अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम बेसिकली क्या होता है? जो डेटा अभी एप्लीकेशन से आ रहा है वो एप्लीकेशन फॉर्मेट में है, उसको नेटवर्क के फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? एप्लीकेशन फॉर्मेट जो वो डेटा है उसको सिर्फ क्या करती है? ट्रांसलेट करती है। ट्रांसलेट यानी, ट्रांसलेट यानी कन्वर्ट कर देना। और कौन से फॉर्मेट में ट्रांस वो कर रही है? नेटवर्क के फॉर्मेट में। नेटवर्क का फॉर्मेट क्या है? बाइनरी फॉर्मेट बोल लीजिए, 0101। तो जो डेटा आपके अभी एप्लीकेशन फॉर्मेट में आया एप्लीकेशन लेयर से, एप्लीकेशन लेयर तो सिर्फ इतना मार्क किया कौन सी एप्लीकेशन था? प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पर जो इसका मेन काम है, नाम से दिख रहा है, प्रेजेंट करना। जो एप्लीकेशन के फॉर्मेट से डेटा को कन्वर्ट कर देती है नेटवर्क के फॉर्मेट में, क्योंकि अभी इस डेटा को हमें नेटवर्क में भेजना है ना, अपने पास थोड़ी रखना है। और ये तो अभी मेरे कंप्यूटर के अंदर ही हो रहा है, नेटवर्क में डेटा गया ही नहीं अभी। हर लेयर को हम डिटेल में जान रहे हैं। वैसे तो ये रहा डेटा, मानता हूँ डेटा ये रहा, अब इसको 01 के फॉर्मेट में कर लिया, रहा तो वही कंसेप्ट, रहा तो वही ना, कुछ एडिशनल ऐड थोड़ी क्या इसमें।
तो अभी जब प्रेजेंटेशन लेयर के पास ये डेटा आया, इसने इसको कन्वर्ट किया नेटवर्क के फॉर्मेट में, अपना काम करा इसने, और वो डेटा कहाँ भेज देगा, नेक्स्ट लेयर के पास। तो आप देख रहे हैं हर लेयर सिर्फ अपना अपना काम कर रही है और डेटा आगे भेज रही है। बस आपको वो पता होना चाहिए कौन सी लेयर क्या काम कर रही है। एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया, मार्किंग हो गई, प्रेजेंटेशन लेयर ने ट्रांसलेट कर दिया। अब सेशन लेयर क्या कर रहा है? सेशन लेयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेशन क्रिएट करना। अब डेटा जैसे ही सेशन लेयर के पास गया, तो जैसे देखो अक्षत, आप और मैं नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है, और नेटवर्क में बहुत सारे लोग भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो मैं डेटा आपको भेज रहा हूँ वो सिर्फ आप ही के पास जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में एक डेडिकेटेड सेशन बना हुआ है। जैसे आप जैसे कि सेशन क्या होता है, अगर आप सेशन में अगर सेंडर और रिसीवर को डेटा भेजना है तो एक सेशन बनना चाहिए। अगर सेशन में सिर्फ सेंडर और रिसीवर नहीं आया तो डेटा क्या करेगा, फायदा नहीं होगा, सेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब आप नेटवर्क तो बन गया, बट आपको डेटा भेजना है सेंडर और रिसीवर के बीच में, आपके वहाँ पर सेशन क्रिएट होना चाहिए। और उसी सेशन से वो डेटा जा रहा होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रेवल हो रहा होता है। और आज के टाइम पे दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर है, ये मल्टीपल सेशन सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सिर्फ एक टाइम पे, मैं अक्षर आपसे बात कर सकता हूँ, इंसान है, बट जो हमने कंप्यूटर सिस्टम बनाया है, ये एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है साइमल्टेनियसली। यानी मल्टीपल सेशन सपोर्टेड है। जैसे क्या, इसका एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। ये रहा आपका कंप्यूटर, आपने इसको इंटरनेट से कनेक्ट करवा रखा है। इंटरनेट बेसिकली क्या है, एक पब्लिक नेटवर्क नेटवर्क है। इसको इसका नाम हमने क्या दे दिया, इंटरनेट। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पे भी। तो ये रहा आपका कंप्यूटर, और मैंने बोला इंटरनेट से यूट्यूब का सर्वर कनेक्टेड है, या समझना स्टोरी। यूट्यूब वालों ने भी अपने सर्वर को आईपी दी, सर्विस चलाई और इंटरनेट से कनेक्टिविटी करा दी, कि जो भी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे हमारे पास रिक्वेस्ट भेज के वो डेटा पा सकते हैं। आप लोगों ने अपने वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट भेजी, यूट्यूब खोला, और यूट्यूब में मानता हूँ कोई वीडियो प्ले करवाई। वो रिक्वेस्ट नेटवर्क से होते हुए ट्रैवल होते हुए वो रिक्वेस्ट जाएगी, है डेटा। वो रिक्वेस्ट यूट्यूब के पास पहुंची, यूट्यूब ने उस रिक्वेस्ट को पढ़ा रहा है, ये रिक्वेस्ट सही है, यानी ये रिक्वेस्ट मेरी ही सर्विस के लिए आया और इसको एक डेटा चाहिए। ठीक है, और उसने उस डेटा को रिप्लाई कर दिया। ठीक है, यानी डेटा ये रहा। जब ये रिप्लाई कर रहा होगा तो उसके ऊपर सोर्स आईपी लगा रहा होगा। देखो यहाँ पर कंप्यूटर ए जब डेटा भेज रहा होगा, जब रिक्वेस्ट भेज रहा होगा, तो ये रिक्वेस्ट इसके ऊपर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होगा इन्हीं 7 लेयर से गुजरते हुए। कौन भेज रहा है उसकी आईपी, और कहाँ भेज रहे हैं उसकी आईपी, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और। ठीक है, अब ये मेन आईपी एड्रेस मेन इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, थोड़ी सी कि कहाँ भेजना और कौन भेज रहा है। अब ये रिक्वेस्ट सोर्स आईपी किसकी होगी, टीसीए की। डेस्टिनेशन आईपी किसकी होगी, youtube.com की। एक रिक्वेस्ट गई। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा, आप एक दूसरा टैब खोलोगे और दूसरे टैब में आपने वही यूट्यूब के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो एक दूसरी वीडियो के लिए। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या करा अभी मैंने आप ऐसे ले लो, ये देखो, इसको समझाता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। रोम में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं। हम्म, जैसे चलते हैं अपन यहाँ पर एच डी। मेरा कंप्यूटर भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और यूट्यूब का सर्वर भी कनेक्टेड है, ठीक है। और देखो मैंने अभी एक टैब में ये वाली भी एक सेकंड दो, एक टैब में ये वाली वीडियो खोली, एक टैब में मैंने दूसरी वीडियो रिक्वेस्ट करी। मेरे सेम कंप्यूटर ने सेम जगह पे रिक्वेस्ट मेरी भेजी होगी, यानी यूट्यूब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, वहां से वहां से रिप्लाई। आप देखो वहां से रिप्लाई भी आ पा रहा है। ये दो अलग अलग वीडियो है वो, है ना। हाँ, ये दो अलग अलग वीडियो, इनको हाफ ऑफ कर लेते हैं स्क्रीन पे। बस एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत बेहतरीन चीज, बस मैं आपको ये मल्टीपल सेशन दिखा रहा हूँ। प्ले करते हैं, क्या हो गया इससे। ठीक है, यहाँ जाके एक दूसरी वीडियो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे दो अलग अलग वीडियो मेरे कंप्यूटर पे आ रही है। ठीक है, सोर्स एक,
डेस्टिनेशन से। मैं तो अभी फिर भी एक सेम डेस्टिनेशन सेम सोर्स कर रहा हूँ, बट आपने देखा होगा आप यहाँ पर जाके फेसबुक चला लो, इंस्टाग्राम चला लो, एक तरफ वीडियो देख रहे हो, एक तरफ किसी और सर्वर के पास करो। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि आप मल्टीपल सेशन बना सकते हो। और सेशन से फायदा क्या होता है? उस सेशन में जो सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा आ रहा होगा, वो किसी और सेशन के साथ मर्ज नहीं होगा। तो नेटवर्क में जब आपके डिवाइसेस जुड़ते हैं, सेंडर और रिसीवर को एक सेशन बनाना होता है। अगर वो सेशन बनेगा तो ही आप सेंडर और रिसीवर जो डेटा भेज रहे होंगे उसी सेशन से गुजर रहा होगा। तभी मेरी आवाज किसी और के पास नहीं जा रही, सिर्फ आपके पास आ रही है। क्यों? क्योंकि आप और मेरे बीच में एक सेशन बना हुआ है, हमारे कंप्यूटर ने एक सेशन बनाया होगा। और उसको कौन ध्यान दे रहा होगा? उसको ध्यान दे रहा होगा हमारा सेशन लेयर। कौन ध्यान दे रहा होगा दोस्तों? सेशन सेशन लेयर। लेयर। तो सेशन लेयर बेसिकली क्या काम कर रहा होता है? सेशन लेयर तीन काम कर रहा होता है। क्या काम? सबसे पहले सेशन को इस्टेब्लिश करना। इस्टेब्लिश यानी जैसे कि आप एक तरीके से मानो, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं। मानता हूँ एक फोन का नेटवर्क था, आपने अपने फोन से मेरे को फोन किया। नेटवर्क था फोन का, तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई, ट्रेन 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 ट्रेन। बट मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में भी सेशन नहीं बना। आपने रिक्वेस्ट तो भेजी, बट मैंने अभी उस कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने उस कॉल को एक्सेप्ट किया होगा, आपके फोन और मेरे बीच में एक डेडिकेटेड सेशन बन गया होगा दोस्तों। मैं जो भी डेटा भेज रहा हूँ वो आपके पास पहुंच रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में सेशन बना हुआ है। तो सेशन को एस्टैब्लिश करना, ट्रेन 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 ट्रेन, वो काम किसका है? सेशन लेयर का। एक तरीके से ऐसे समझ लो बच्चों की तरह। सेशन लेयर ने पहले सेशन को एस्टैब्लिश किया, यानी एक रिक्वेस्ट भेजी होगी सेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए। जब वो सेशन एस्टैब्लिश हो गया, सेंडर और रिसीवर के बीच में सेशन बन चुका है, तो सेकंड काम क्या होता है? उस सेशन को मेंटेन रखना। क्योंकि अगर सेशन बीच में टूट गया, तो जो मैं डेटा भेज रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, वो मेरे पास तक नहीं पहुंचेगा। तो जब तक सेंडर और रिसीवर डेटा भेज रहे हैं, वो डेडिकेटेड सेशन बना रहना चाहिए। तो यहाँ पर खुद देखो, दो वीडियो चल रही है अलग अलग। इस सेशन की जो वीडियो आ रही है वो उसी उसी हमारे टैब में ओपन हो रही है। जो दूसरे सेशन की वीडियो आ रही है वो उसी टैब में ओपन हो रही है। बिल मेरे कंप्यूटर में आ रही है एक सेम सोर्स सेम डेस्टिनेशन, बट कितने बखूबी से हमारे कंप्यूटर यहाँ पर दोनों वीडियो को आपके सामने प्ले कर रहा है, और बिल्कुल मिक्स मैच नहीं हो रही। जिस टैब के लिए वो वीडियो आया था उसी टैब में वो वीडियो चल रही है, उसी टैब में वो डेटा रिसीव हो रहा है। वो कैसे? सेशन लेयर। सेशन स्टैब्लिश भी किया हुआ, सेशन अभी मेंटेन भी है। जब तक हम डेटा भेज रहे हैं वो सेशन मेंटेन भी रख रहा है, तभी आपका डेटा उसी सेशन में हमारे पास पहुंच रहा है, किसी और सेशन के साथ कोलाइड नहीं हो रहा। और जब आपने डेटा भेज लिया, तो सेशन को, जैसे हमने बात डेटा भेज लिया, मैंने बंद कर दिया। अब हमारा जो उस लेफ्ट वाला टैब था उसका सेशन क्लोज करने की बारी आ गई। सेशन एस्टैब्लिश करने का काम, सेशन को मेंटेन रखने का काम, और जब हमने डेटा भेज दिया, सेशन को टर्मिनेट करने का काम हमारे सेशन लेयर का होता है। तो एस्टैब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट, सेशन लेयर के तीन काम है, सेशन से रिलेटेड है। ठीक है। अब मैं इसका एक ना आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर समझ कैसे रहा है कि भाई आपने बता दिया सोर्स एक, डेस्टिनेशन एक। अब आपने एक ही टाइम पे दो रिक्वेस्ट भेज दी। देखो, एक रिक्वेस्ट मैं मानता हूँ ग्रीन वाली मान लो, जो लेफ्ट वाला टैब था, और एक सेम डेस्टिनेशन के पास डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने यूट्यूब के पास भेजी। अब आप तो यहाँ पर कलर से दर्शा पा रहे हो कि भाई ग्रीन वाली अलग रिक्वेस्ट है, ऑरेंज वाली अलग रिक्वेस्ट है। बट दोनों के ऊपर सेंडर सोर्स आईपी एक, डेस्टिनेशन आईपी एक। तो हमारा कंप्यूटर समझ कैसे पा रहा है कि ये उस सेशन की वीडियो और उस सेशन की? उसी चीज के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, लॉजिकल पोर्ट। अक्षर किसकी बात हो रही है? लॉजिकल लॉजिकल पोर्ट। फॉर्म। बिल्कुल। ठीक है। तो अब जहां पर भी लॉजिकल आ जाएगा, तो अक्षर एक चीज माननी है, फिजिकल नहीं है भाई, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। आपने पोर्ट जरूर सुने होंगे। अक्षर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारा जो कंप्यूटर है इसके पास कितने पोर्ट होते हैं? नाम पता है अपने को? कोशिश करो। सर यार, अरे यूएसबी ये पोर्ट। अच्छा यूएसबी पोर्ट एंड हाँ। बस ये वही जो होता। पोर्ट है ये फिजिकल पोर्ट है। पोर्ट यानी एक तरीका, फिजिकल पोर्ट। और बताओ, ऑडियो जैक वाले पोर्ट होते थे गोल से, जो आप पहले आप हेडफोन लगाने वाले आते थे। अरे आपके पास तो ऑक्स। ईथरनेट पोर्ट भी, ऑक्स पोर्ट बोलते थे बेसिकली। ईथरनेट पोर्ट, लैंड पोर्ट जो यस। बोलते हैं, ये तो क्या है? ये भी तो पोर्ट है, बट ये कैसे पोर्ट है? ये फिजिकल पोर्ट है अक्षर। ये कैसे पोर्ट है? फिजिकल। जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उनके पास हर पोर्ट का अपना अपना काम होता है। अक्षर ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में होते हैं लॉजिकल पोर्ट। लॉजिकल पोर्ट, पोर्ट तो आ गए, बट ये हमारे डिफरेंट, ये लॉजिकल है, इनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। आपने देखे होंगे आपके कंप्यूटर के पास ये जो पोर्ट्स होते हैं ज्यादा नहीं होते, चार पांच छह मैक्सिमम। अब देखते हैं लॉजिकल पोर्ट कितने होते हैं अक्षर।
तो अक्षत ये लॉजिकल पोर्ट का आया कहाँ से कंसेप्ट? सेशन से, कि आपका कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये डेटा कौन से सेशन का है, डेटा कौन से सेशन का है। ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिकल पोर्ट हमारा कंप्यूटर समझ पा रहा है कि जो ग्रीन वाला डेटा है वो एक अलग वीडियो का है, जो और जो ऑरेंज वाला डेटा है वो एक अलग टैब का आ रहा है। कैसे हो रहा है सर, इतना कंफ्यूज मत करो। साफ पॉइंट बोलता हूँ। अक्षर हमारे कंप्यूटर में होते हैं टोटल 65,536 लॉजिकल पोर्ट। मैंने क्या बोला, हमारे कंप्यूटर में कितने लॉजिकल पोर्ट होते हैं? 65,536 It's लॉजिकल। अब ये तो मैंने टोटल बता दिए। अगर मैं बोलूं इनकी एक्चुअल रेंज कहाँ से शुरू होती है, तो हमारी इनकी रेंज शुरू होती है अक्षर जीरो से। जीरो से शुरू हो रही है तो कहाँ तक चलेगी इसकी रेंज? 65,535 तक गए होंगे अक्षर, ठीक है, क्योंकि हम जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए 36 तक नहीं गया, 35। तो लॉजिकल पोर्ट होते टोटल इतने हैं, बट अगर कोई आपसे रेंज पूछे, शुरुआत होती है हमारे पोर्ट नंबर जीरो से पोर्ट नंबर 65। ठीक है, ये लॉजिकल कंसेप्ट है। हमने इतने सारे लॉजिकल पोर्ट थे और हमने इन लॉजिकल पोर्ट्स को जो टोटल थे इनको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। इनको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ लिख दो। तो आपको रेंज समझ में आ गई, 65,536, जीरो से लेके 65,535 तक। और अब आती है मेन चीज की लॉजिकल पोर्ट हमारे जो तीन भाग है वो कौन कौन से तीन। तो रेंज पूरी की पूरी ये थी, बट हमने तीन वे में कैटेगराइज कर दिया। एक को बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं हम वेल नोन पोर्ट। क्या बोला अपन ने? वेल नोन पोर्ट्स। एक हमारी कैटेगरी आ जाती है रजिस्टर पोर्ट। अभी नाम नाम लिखेंगे, रिटर्न नहीं मानना, टेंशन भी नहीं लेने की सर क्या बोल रहे हो, अब नाम आपको समझ में आ जाएगा। टोटल पोर्ट समझ में आ गए, तीन भागों में बांट दिए, वेल नोन, रजिस्टर और रैंडम पोर्ट्स। नाम दे दिए। अब वेल नोन पोर्ट की जो रेंज थी वो शुरू होते हैं जो पोर्ट जीरो से जो पोर्ट हमारे एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा साथ में। पोर्ट आपके शुरू जरूर जीरो से होते हैं, बट कभी भी जो आपका पोर्ट नंबर जीरो है, जो पोर्ट नंबर जीरो है, कभी आप किसी को इसको असाइन नहीं करते। पोर्ट नंबर जीरो आपका हमेशा रिजर्व रहता है। पोर्ट जीरो रिजर्व रहेगा, ठीक है। जो आपके पोर्ट नंबर वन है, वन से लेके 1023 तक दोस्तों, पोर्ट वन से लेके 1023 तक ये जितने भी पोर्ट होंगे इनको हम वेल नोन पोर्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हमारे इन पोर्ट में चल रखी होती है। सर्विसेज जैसे कि अ, हमारे कंप्यूटर पे होती है एक HTTP की सर्विस, एक होती है हमारे कंप्यूटर के पास DHCP की सर्विस। हमारे कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर तो एक मशीन है, उसमें किस टाइप की सर्विस चल रही है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? कौन सी दुकान चल रही है, कौन सी एप्लीकेशन के पास वो डेटा भेजना है, कौन सी सर्विस के पास वो डेटा भेजना है। तो ये सब सर्विसेज है यहाँ पर, ठीक है। HTTP, DNS, SSH, ये जो सर्विसेज हैं बहुत कॉमन सर्विसेज हैं। अगर आप इन्हें अपने कंप्यूटर में रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये इन्हीं पोर्ट्स में रन होंगे। कंप्यूटर तो एक मशीन है, बट वो सर्विस एक पोर्ट में चलेगी। जैसे देखो, आप मान लो आप मान लो कि सुमित सर ना एक, मैं एक फ्लैट में रहता हूँ दोस्त, ठीक है। तो अपने पास क्या है, प्लॉट तो एक ही है, जितनी भी लोग हमारे ये बिल्डिंग में रहते हैं वो सब बोलते हैं कि भाई एड्रेस 86A/2 ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट एग्जैक्टली मेरे को अपने फ्लोर के बारे में बताना, तो मैं बताऊंगा कि भाई फोर्थ फ्लोर लेफ्ट साइड या राइट साइड, कि मैं इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे रहता हूँ। तो जो वो फ्लोर है ना वो क्या होगा आपका पोर्ट नंबर, कि अगर आपको मेरे से मिलना हो तो प्लॉट नंबर तो सेम है, बट उस प्लॉट में फोर्थ माले में आना, कौन से फ्लोर पे वो सर्विस चलेगी। तो आपका कंप्यूटर की IP तो एक रहेगी, बट आपके कंप्यूटर में मल्टीपल सर्विसेज चल सकती है, और जो आपकी सर्विस चलेंगी एक पोर्ट में चल रखी होती है। तो वो जो जो पहले से ही बहुत सारे पोर्ट्स पहले से ही प्री डिफाइन करे हुए हैं, जैसे HTTP, DNS। अगर मैं बोलूँ HTTP सर्विस चलाओगे अपने कंप्यूटर में तो पोर्ट नंबर 80 में चलती है, ठीक है। एक हमारे पास इसकी अच्छी सर्विस आ गई है HTTPS, जो पोर्ट नंबर 443 में चलती है, ठीक है। आपने ये सर्विस देखी होंगी अक्षर, कभी चेक किया आपने HTTPS? कहाँ सर दिखाई? कभी नोटिस नहीं किया है ये चीज। नोटिस नहीं किया? यूट्यूब चलाया अपन ने?
यस सर। अब यहाँ पर देखो अक्षर, यहाँ पर देखना एक चीज, आपने यहाँ पर ये जरूर देखा होगा, देखो यहाँ पर मैंने ऊपर यूट्यूब लिखा, अगर मैं इसको थोड़ा न्यू करता हूँ, तो जो मैं ये यूट्यूब में ओपन, यूट्यूब के पास मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, तो ये मैंने रिक्वेस्ट कैसे भेजी, HTTPS। यस सर। क्यों? क्योंकि HTTPS जो हमारी ये सर्विस है, ये सर्विस बेसिकली आपके वेब पेजेस बनाने के लिए। कभी भी आप व्हाट्सएप में हाय भेज रहे हो, तो ये व्हाट्सएप में कभी आपका HTTP नहीं जाएगा, बट कभी भी आप कोई वेबसाइट देख रहे हो अक्षर, कभी भी कोई वेबसाइट देख रहे हो, तो आप जरूर उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजोगे या रिप्लाई आएगा, वो HTTP के फॉर्म में ही आएगा। कैसे आएगा, जरूर चेक करना। पहले ये एच टी सिर्फ टी HTTP था, HTTP हमारा सिक्योर नहीं होता था, पहले क्या था, पहले HTTP वेबसाइट की जब आप रिक्वेस्ट भेजते थे सर्वर के पास, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, वो सर्वर कैसे समझेगा कि वेबसाइट की रिक्वेस्ट आई है, वो देखेगा अरे ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, ये कैसी रिक्वेस्ट है, HTTP की रिक्वेस्ट है। तो वो अपने पोर्ट नंबर दिखेगा, क्या मेरे पोर्ट नंबर 80 ओपन है मेरे कंप्यूटर में, अगर पोर्ट नंबर 80 ओपन होगा यानी वो सर्विस चल रही थी, तो जिस भी सर्विस के लिए वो रिक्वेस्ट है वो रिप्लाई करेगा। HTTPS सिक्योर नहीं है, इसी इसको सिक्योर करने के लिए इसको बेटर किया गया, इसमें कोई नई फंक्शनलिटी ऐड करी गई, तो इसका नाम भी चेंज कर दिया, HTTPS रख दिया। और अगर आप वेबसाइट चला रहे हो अक्षत, एक वेबसाइट बनाई आपने अक्षत resume.com करके, अपने कंप्यूटर में चला दी, कंप्यूटर की IP तो आपकी मशीन की IP होगी, बट जो आपने वेबसाइट अपने कंप्यूटर में चलाई दुनिया के लिए सर्विस चलाई, वो एक पोर्ट में चलेगी। और अगर आपने HTTPS के तरीके से वो वेबसाइट चला रहे हो, तो पोर्ट नंबर आपके कंप्यूटर का 443 ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन पोर्ट नंबर से आपके कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी सर्विस के लिए वो डेटा आया था। तो एक होगी वेल नोन पोर्ट की कैटेगरी अक्षत, एक हो जाती है रजिस्टर पोर्ट की कैटेगरी। तो रजिस्टर पोर्ट की कैटेगरी, जो रजिस्टर पोर्ट है वो कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, इनकी रेंज शुरू होती है 1024 से, ठीक है, 1023 में वो खत्म हुआ था, तो 1024 से शुरू हुए, और 49151 तक जितने भी पोर्ट्स है अक्षर, 49151 तक जितने भी पोर्ट है, ये सब रजिस्टर पोर्ट है। रजिस्टर पोर्ट यानी इन पोर्ट में से, मैंने बोला अक्षत एक अच्छा प्रोग्रामर बन गया है, उसने इंस्टाग्राम जैसे या फिर कोई जूम जैसी एप्लीकेशन बना दी। तो जब जूम जैसी एप्लीकेशन बना ली, जब उसके क्लाइंट वो जूम को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में, तो वो सर्विस जब चलेगी एक पोर्ट में चलेगी, तो वो पोर्ट पूरी दुनिया तो यूज करेगी नहीं। तो अक्षय क्या करेगा, वो क्या करेगा कि भाई जब भी कोई वो जूम यानी जो भी एप्लीकेशन अक्षत ने बनाई है वो किसी भी कंप्यूटर में रन हो, तो उसमें एक पोर्ट नंबर से ओपन हो जाए, तो वो पोर्ट नंबर अक्षत बाय डिफॉल्ट इसी रेंज में से अपने आप यूज कर सकता है। अगर बाय चांस वो पोर्ट नंबर पहले से ही कोई और एप्लीकेशन यूज कर रही है, तो वहां पर वो एरर दिखाएगा। तो जो प्रोग्रामर होता है वो ऐसी फंक्शनलिटी भी डालता है कि भाई पोर्ट नंबर आप चेंज भी कर पाओ। वो तो बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट बताएगा कि भाई अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, आपको नहीं पता, तो मैं एक पोर्ट नंबर दे रहा हूँ, उस पोर्ट नंबर वो सर्विस अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। बट वो पोर्ट नंबर किसी और सर्विस के लिए अगर ऑक्यूपाइड है पहले से, तो आपके पास ऑप्शन भी होता है, आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। तो अधिकतर जो ऐसी एप्लीकेशंस होती है, वो पोर्ट नंबर 1024 से लेके 4915 तक पोर्ट नंबर फ्रीली यूज कर सकती है, रजिस्टर करवा सकती है अपने पोर्ट। ठीक है, और ऐसे ही रैंडम पोर्ट की रिक्वेस्ट, तो देखो यहाँ पर अक्षर इन पोर्ट्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रजिस्टर पोर्ट के बारे में समझ में आया, और एक आता है हमारे पास रैंडम पोर्ट की रेंज। तो रैंडम पोर्ट की रेंज शुरू होती है 49152 से 65535 तक। अक्षत आप, मैंने क्या बोला यहाँ पर, अब जैसे कि देखो ये एक सर्वर था, इसकी IP मान लो 10.0.0.1, तो जब यूट्यूब वालों को अपनी वेबसाइट इसमें चलानी थी, एक्सेल चलानी थी, तो उन्होंने एक सर्विस इंस्टॉल कर ली होगी, अपाचे करके एप्लीकेशन है, जो बेसिकली एक वेब सर्वर बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, तो जिस टाइप के आपको सर्वर बनाना है उस टाइप की वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला अपाचे इंस्टॉल किया, अपाचे इंस्टॉल करने के बाद HTTPS की सर्विस इंस्टॉल होगी मेरे कंप्यूटर में, तो फिर यूट्यूब वाले ने सर्विस को चलाया होगा और इसी सर्विस पर अपनी youtube.com होस्ट कर दी, होस्ट यानी डाल दी। ठीक है, चलो, तो जब IP ये थी, कौन सी सर्विस चल रही है, जब इन्होंने ये सर्विस चलाई, तो आपको पता है HTTPS सर्विस चलाओगे तो पोर्ट नंबर कौन सा ओपन हो जाता है, पोर्ट नंबर 443 ओपन हो जाता है आपके कंप्यूटर का, तभी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाएगा। तो ये तो हमारे सर्वर पे पोर्ट पोर्ट ओपन हुआ। जब मेरा कंप्यूटर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सोर्स IP तो उसने अपनी लगाई, कहाँ भेजना IP, उसने डेस्टिनेशन IP यूट्यूब सर्वर की लगाई। अब यूट्यूब सर्वर में कौन सी सर्विस के लिए भेज रहा है,
डेस्टिनेशन पोर्ट यानी हमें यहाँ पर इस रिक्वेस्ट में जो ये रिक्वेस्ट भेजी होगी अक्षर हमारे कंप्यूटर ने, उसमें ये भी ऐड किया होगा कौन भेज रहा है, उसका पोर्ट नंबर, लॉजिकल पोर्ट की बात हो रही है, और कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन का लॉजिकल पोर्ट नंबर क्या है। तो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर तो जिस सर्विस के लिए भेज रहे हो उसका पोर्ट नंबर होगा। भाई सुमित सर, हमारा क्यों पोर्ट नंबर जा रहा है? दोस्त आपका भी, आप सेशन एक तरफा नहीं होता है, सेशन का एक एंड तो हमारे youtube.com में हो गया, सेशन का दूसरा एंड होगा आपकी तरफ, तो आपका भी एक पोर्ट ओपन होगा। बट आप तो वो सर्विस 24 घंटे के लिए चला नहीं रहे हो, आप तो तब तक के लिए चला रहे हो जब तक आपको डेटा चाहिए, फिर आप अपना कंप्यूटर को बंद कर दोगे, है ना। बट यूट्यूब थोड़ी बंद होता है, यूट्यूब को तो हमेशा पोर्ट नंबर 443 हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि उसने अपनी वो वेबसाइट उस पोर्ट में ओपन कर रखी है। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर का पोर्ट नंबर कौन सा ओपन होगा दोस्तों? आपके कंप्यूटर का भी पोर्ट नंबर ओपन होगा, वो रैंडमली होगा। तो उसके लिए हमारे जो लॉजिकल पोर्ट की रेंज है वो कौन सी है? तो आपका कंप्यूटर जो रैंडम पोर्ट की रेंज है, इस पोर्ट की रेंज में से एक पोर्ट नंबर अपने आप ही चुन लेता है। तो मैंने बोला इसने पहली रिक्वेस्ट के लिए जो हमारे कंप्यूटर ने भेजी, इसने पोर्ट नंबर चुन लिया, ऐसे ही लिख रहा हूँ 50,000। ठीक है, 50,000 पोर्ट नंबर हमारी इसी रेंज में आता है। देखो आप खुद देखो, रैंडम पोर्ट की रेंज में जो हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है 49,152 से स्टार्ट हो रही है 65535 तक। तो पहली रिक्वेस्ट जो भेजी होगी यूट्यूब.com के पास, सोर्स आईपी हमारे कंप्यूटर की, डेस्टिनेशन आईपी यूट्यूब के सर्वर की, बट सोर्स पोर्ट नंबर एक अलग होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443 होगा। ठीक है, तो ये एक हमारी अलग सेशन बन गया। और जो दूसरी रिक्वेस्ट मैंने भेजी हमारे कंप्यूटर ने, सोर्स आईपी हमारी ही थी, डेस्टिनेशन आईपी यूट्यूब की ही थी, बट जो सोर्स पोर्ट होगा वो एक डिफरेंट होगा, मेरा एक डिफरेंट पोर्ट नंबर ओपन होगा। मैंने इस बार मान लिया 633 60,000, ये वाला पोर्ट नंबर ओपन हो गया मेरा। और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर मेरा सेम रहेगा 443, क्योंकि इसकी जो सर्विस चल रही है डेस्टिनेशन की वो तो इसी पोर्ट में चल रही है ना, बट टनल का दूसरा एंड अलग है, तो यानी एक डिफरेंट सेशन है। तो ऐसे हमारा कंप्यूटर पीसी ये समझ पा रहा है कि जो रिक्वेस्ट मेरी इस पोर्ट नंबर में आ रही है वो एक अलग सेशन की है, और जो रिक्वेस्ट मेरी इस पोर्ट नंबर में आ रही है वो एक डिफरेंट सेशन की है। तो जिस सेशन के लिए वो पोर्ट नंबर हमारा निर्धारित था यानी असाइन था, वो उसी सेशन में वो डेटा आ जाए। अक्षर कोई समझने में डाउट यहाँ पर, कंफ्यूजिंग या फिर थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, ये थोड़ा नई चीज है ना, तो इसलिए। कोई वैसे दिक्कत? सर ये पोर्ट नंबर ये विजिबल होते हैं बिल्कुल जहाँ होते हैं, पर? देखने अपने को, ऐसे। चेक करने हैं। हाँ जी। चलो मैं कुछ ट्राई करता है, सीएमडी में चेक करते हैं, कमांड टाइप करते हैं आपको। अपने को पता है ये काली स्क्रीन क्या है अक्षत? यस सर, यस सर। क्या है बताओ ये? कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट, बिल्कुल सही। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में अक्षर एक कमांड टाइप करी, अरे कमांड प्रॉम्प्ट है। ये भी तरीका क्या है मेरे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का, कमांड प्रॉम्प्ट से भी मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ अपने कंप्यूटर को। बट ये थोड़ा फास्टर वे होता है एज कम्पेयर टू मैं इसी चीज को फाइंड करने के लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा फिर वो एप्लीकेशन से काम कराऊंगा। मैं सीधा अपने कंप्यूटर को कमांड टाइप करके, अगर मुझे कमांड पता होगी तो मैं वो काम करवा सकता। ठीक है, तो मैंने कमांड टाइप करी नेट स्टार्ट, इस कमांड से एक आउटपुट आया। क्या हुआ, उसने मुझे बता दिया मेरे कंप्यूटर ने जितने भी सेशंस बना रखे हैं, अभी जितने भी सेशंस बना रखे हैं उसने वो लिस्ट कर दिए। तो अभी देखो, लोकल यहाँ पर देखना, सोर्स आईपी किसकी है, 192.168.1.1, ये मेरे कंप्यूटर की आईपी अक्षत अभी, अगर मैं आपको चेक कराऊँ। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन आईपी है यहाँ पर ये देखो यार सर्विस, सोर्स आईपी मेरी है, डेस्टिनेशन आईपी ये है 520, कोई डेस्टिनेशन होगा जिसकी आईपी जहां पर मैं डेटा भेज रहा हूँ मेरा कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का लिखा हुआ है यहाँ पर, पोर्ट नंबर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है HTTP। यस। इससे क्या समझ में आ जाएगा कि ये जो पोर्ट नंबर होगा वो कौन सा पोर्ट नंबर होगा इसका, यानी फोर पोर्ट फोर नंबर। थ्री बिल्कुल, क्योंकि HTTPS सर्विस चल रही है तो बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट नंबर बता रखा था 443। बहुत सारी सर्विस है अक्षत यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊं ऐसे, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना वेल नोन ये तो वेल नोन कैटेगरी में आ रही थी HTTP DNS, अभी तो मैंने सिर्फ आपको HTTP के बारे में बताया। ऐसी बहुत अच्छा। सारी सर्विसेज हैं, उनको पहले से ही कोई पोर्ट नंबर बता रखे, तभी वहां पर नाम है वेल नोन पोर्ट। ठीक है, जिनकी कैटेगरी 1 से लेके 1023 तक के पोर्ट नंबर पहले से ही बता रखे हैं, यानी कितनी सारी सर्विसेज रट्टा नहीं माननी। अभी तो आपने आज पहली सर्विस देखी है HTTPS जो पोर्ट नंबर 443 यूज। और ऐसे ही देखो अक्षत, मेरे कंप्यूटर का भी एक पोर्ट नंबर ओपन हुआ है। क्यों? मेरा जो पोर्ट नंबर हुआ है मेरे में सर्विस नहीं चल रही थी, बट सेशन बनाने के लिए मेरे कंप्यूटर को भी एक पोर्ट नंबर ओपन करना पड़ेगा। बताओ ये पोर्ट नंबर का लिखा है 4937 6।
कौन सी रेंज में आएगा पोर्ट नंबर बताओ? 493 रजिस्टर। रैंडम पोर्ट की। नहीं, नो नो, रैंडम पोर्ट। तो जब, तो आपकी आप सर्वर का तो पोर्ट नंबर हमेशा ओपन रहेगा, बट आप सर्वर थोड़ी हो। आप तो सर्वर से वो चीजें एक्सेस करना चाहते हो। उस चीज को अचीव करने के लिए आपके कंप्यूटर को भी एक पोर्ट नंबर ओपन करना पड़ेगा, जब तक आप वो सेशन बना रखे हो। जैसे ही वो सेशन बंद हो जाएगा, आपका वो पोर्ट नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद। बट डेस्टिनेशन यानी जिस सर्वर, यूट्यूब सर्वर का पोर्ट नंबर 443 बंद नहीं होगा। उसका वो पोर्ट नंबर और नई रिक्वेस्ट के लिए हमेशा ओपन। अब यहाँ तक आपको ज्यादा तक नहीं करूंगा अक्षर। तो अभी तक हमारे पास क्या हुआ, हर लेयर अपना अपना काम करी थी। एक बार बात करते हैं आपस, ठीक है? तो पीसी ए को डेटा भेजना था हाई, डेटा कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन से वो डेटा गया एप्लीकेशन लेयर के पास। इसने मार्क कर दिया कौन सी एप्लीकेशन का डेटा था, एचटीटीपी का डेटा था, किसका डेटा था, ठीक है। डेटा गया प्रेजेंटेशन लेयर के पास। अब वो डेटा हमारे एप्लीकेशन के फॉर्मेट में था, तो एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क में भेजने वाला है अभी। तो नेटवर्क के फॉर्मेट में कौन तैयार कर रहा है डेटा को, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर डेटा ये रहा, अभी डेटा आगे भी नहीं गया, प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना काम किया और फिर वो डेटा भेज दिया हमारे सेशन लेयर के पास। तो सेशन लेयर ने भी कुछ नहीं किया, सेशन लेयर ने बस यहाँ पर सेशन को एस्टैब्लिश किया, देखा कि इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर होगा तो ही आगे की चीज प्रोसेस होगी। तो अभी तो सेशन एस्टैब्लिश होने की रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुई है, सेशन अभी क्रिएट थोड़ी हुआ है। तो अभी तो ये सेशन लेयर भी मेरे कंप्यूटर के अंदर देखो, ये सात के सात लेयर अभी सेंड कंप्यूटर ए के अंदर ही है। अभी तो हमारे ऊपर की तीन लेयर हुई है, अभी तो बाकी लेयर बची हुई है। तो अक्षर प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, डेटा में हम कुछ एडिशनल चीज ऐड नहीं कर रहे, बट हर लेयर अपना अपना काम कर रहा है। अब जैसे ही सेशन लेयर ने अपना काम किया, सेशन एस्टैब्लिश की रिक्वेस्ट मान लो स्टार्ट भेज दी, स्टार्ट करी, भेजी भी नहीं अभी, यहाँ पर मार्क कर लिया और डेटा भेज दिया। और डेटा भेज देकर नेक्स्ट लेयर के पास अपना काम किया और डेटा भेज दिया नेक्स्ट लेयर के पास। तो अक्षत यहीं से हमारी जर्नी शुरू हो जाती है नेटवर्किंग की। ये सारी लेयर पूरी आईटी में काम इसी से हो रहा है, बट नेटवर्क इंजीनियर की बात करूं तो जो नीचे की लेयर है, लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1, यहाँ से जो चीजें होने वाली ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो क्या होता है। तो डेटा जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ जाता है अक्षत, सेशन लेयर ने डेटा भेजा नेक्स्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो अक्षत होता है क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर से इस डेटा के ऊपर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू कर देते हैं। क्या बोला मैंने, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना शुरू। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को आज से आप एक नाम से जानोगे, हेडर ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जैसी इंफॉर्मेशन आई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक नया हेडर ऐड हो गया। हेडर यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं ऐसे यहाँ पर ले देता हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम किया, एक हेडर ऐड कर दिया, ये भी बताऊंगा क्या क्या ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अक्षत मैं बताना चाहूंगा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है। मैंने अक्षर आपको सबसे पहले ये बताया कि हर लेयर के पास अपने अपने प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल यानी सेट ऑफ रूल। अक्षर यहां से देखना, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास अपने दो मेन प्रोटोकॉल है, इसके पास सिर्फ दो ही मेन प्रोटोकॉल है और कोई तीसरा प्रोटोकॉल नहीं। एक है टीसीपी प्रोटोकॉल और एक है यूडीपी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल के नाम है, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का नाम क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर काम क्या होता है भाई, डेटा तुम्हें पहुंचाना कैसे है, पहुंचाने, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे ये बताओ तुम्हें डेटा रिलायबल पहुंचाना है या सिर्फ पहुंचाना है। अरे समझा नहीं इसका मतलब, इसका मतलब ये, अब दो टाइप से आप डेटा भेज सकते हो अक्षर। आप होता है कि अक्षर जब आप नेटवर्क में डेटा भेजते हो ना, तो जैसे कि ये रहा, थोड़ा क्लीन करता हूँ मैं इसमें यहाँ पर। चलो इसे क्लीन नहीं करते, इसको वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये रहा पीसीए नेटवर्क के थ्रू किसी एक डेस्टिनेशन से कनेक्टेड है। तो अब बात ये होती है डेटा आपको रिलायबल पहुंचाना है या सिर्फ पहुंचाना है। तो वो चीज बताने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर अपना रोल प्ले करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर बोलती है भाई, मेरे पास दो तरीके से मैं डेटा आपके पास पहुंचा सकता हूँ डेस्टिनेशन के पास। एक है टीसीपी का तरीका, टीसीपी बोलता है
सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर मुझे 12 डेटा के पैकेट भेजने थे, ठीक है, तो एक बारी में देखो सारे पैकेट हम भेज नहीं पाते, हम क्या करते हैं, जो लिमिट होती है हमारी मैक्सिमम भेजने की हम वो भेज पाते हैं। मान तो दो लिमिट थी मेरी भेजने की, ठीक है, तो पीसीए ने दो पैकेट भेजे उसी सेम डेटा के। आपको एक चीज पता हो जानी चाहिए कि भाई कभी भी हम कंप्लीट डेटा एक साथ नहीं भेजते। सेंडर डेटा को पहले छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और फिर एक एक करके वो भेजता है। तो मैंने वही डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, जैसे ही पहली बार डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम ही यही होता है कि डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, और जो वो छोटे छोटे से तोड़ दिए हैं, और उसके ऊपर फिर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी होती है। जैसे डेटा ये रहा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे ही वो डेटा आया होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने पहले उस डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, फिर हर डेटा के ऊपर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, क्या वो डेटा टीसीपी के तरीके से भेजना है या वो डेटा यूडीपी के तरीके से भेजना है, ठीक है। अगर टीसीपी के तरीके से भेजना है तो इसके ऊपर टीसीपी की मार्किंग होगी, और अगर इसे यूडीपी के तरीके से भेजना है तो उस डेटा के ऊपर यूडीपी की मार्किंग होगी, यानी यूडीपी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। अब टीसीपी क्या बोलता है, टीसीपी बोलता है भाई देखो, मैं मुझे अगर ये सारा डेटा आपको भेजना है तो एक साथ तो भेज नहीं पा रहा है, ये मैक्सिमम जितनी लिमिट होगी उतने भेज पा रहा है। मैं मानता हूँ दो दो करके भेज रहा है, पहले दो हिस्से भेज दिए, रिसीवर के पास रिसीव भी हो गए। तो जब रिसीवर के पास रिसीव हो गए, अगर ये टीसीपी के तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं दोस्तों, एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, अगर ये टीसीपी के तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दो हिस्से में भेजे। रिसीवर को, पीसीए को अगले हिस्से भेजने से पहले जो रिसीवर था उससे एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ेगी। अक्षर जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या अक्षर समझ में आया आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर जितना आपने पढ़ा है भी समझ में आया, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आगे के भेजना। मैंने आपको भेजे, आपने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, तो मुझे समझ में आया अक्षत को वो डेटा मिला नहीं, तो मैं आगे भेजने से अच्छा जो डेटा अक्षत को मिस हुआ है, जो नहीं पहुंचा, मैं उसको वो भेजूंगा। तो हुआ क्या, पहले दो हिस्से भेजे मैंने, अक्षत को रिसीव हुए, तो अक्षत ने मुझे एक मैसेज भेजा होगा, एक्नॉलेज किया होगा, क्या करा होगा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेजा होगा कि सर मुझे वन टेक्नोलॉजी। और टू रिसीव हो गए हैं। जब मुझे वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी मेरे कंप्यूटर को, क्योंकि हम दोनों ने टीसीपी के तरीके से कम्युनिकेट करने की इच्छा रखी थी, तो टीसीपी इसी तरीके से काम कर रहा है। दो हिस्से भेजे, जो भी आपकी मैक्सिमम लिमिट थी, दो पांच छह वॉट एवर द लिमिट वॉज, उतने हिस्से भेजे, फिर वेट किया, वन और टू मिल गया, चलो ठीक है, फिर अगले दो भेजे, ठीक है। बट रिसीवर, अब नेटवर्क में प्रॉब्लम आई किसी भी कारणवश, हमारा जो चौथा हिस्सा था ये पहुंच नहीं पाया, रिसीवर के पास ये तीसरा हिस्सा पहुंच गया। तो रिसीवर ने सिर्फ एक्नॉलेज तो किया मुझे, बट किसका एक्नॉलेज किया, सिर्फ तीसरे का। जब मेरे पास एक्नॉलेज आया तो मुझे समझ में आ रहे मैंने भेजे दो थे, तीन और चार, और मुझे एक्नॉलेजमेंट सिर्फ तीसरे नंबर वाले पैकेट का आया। तो ऐसे में जो ये आगे का पैकेट नहीं भेजेगा, जो मिस हुआ है वो जरूर भेजेगा। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट थी दो भेजने की, तो जो इसका मिस हुआ है वो भेजा, और इसने अगला भेज दिया, तो दोनों को एक साथ भेज दिया। जो मिस हुआ वो वाला भी भेजा जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, और अगला भी भेज दिया, क्योंकि मैक्सिमम दो कितने ना, टाइम बचाओ बचत बचाओ, समझ रहे हो। तो अब मानता हूँ इस टाइम पे पहुंच गया, तो इस टाइम पे मेरे रिसीवर ने मुझे वापस एक्नॉलेज किया होगा, हाँ सर चार और पांच मुझे रिसीव हो गए, तो मैं अगले पैकेट भेजूंगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसे करने से, ऐसा करने से दोस्तों कंप्लीट डेटा मिल रहा है आपको। तभी आपने देखा होगा, जैसे आप ये जैसे कि एक तो हो गया ये है टीसीपी का तरीका, कि भाई जो आपका डेटा होगा आपको एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो मैं आगे का डेटा नहीं भेजूंगा, पहली बात, मिलेगी तो ही भेजूंगा दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये रहा टीसीपी। अब मैं बोलता, अगर मैं इसी चीज को यूडीपी के तरीके से समझाऊं यहाँ पर अक्षत आपको, अगर मैंने बोला यहाँ पर हमने टीसीपी नहीं यूडीपी चुना, हमने हमने तरीका भी चुना है, सेंडर और रिसीवर ने नेटवर्क में जुड़े हुए थे, बट किस तरीके से वो डेटा भेजना चाहते हैं वो यूडीपी चुना। तो ऐसे में डेटा ये रहा, ये वही छोटे छोटे पीसेस, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद डेटा तो टूटेगा ही टूटेगा, छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। अब हमने चुना यूडीपी, तो भाई पीसीए ने जो इसकी मैक्सिमम लिमिट थी वो भेज दी दो बंदों की, इसने वेट नहीं किया एक्नॉलेजमेंट का, तीसरा और चौथा भेज दिया, पांचवा छठा भेज दिया। ऐसे में क्या हुआ, इसने सारे के सारे पैकेट्स भेज दिए और रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं किया। ऐसे में डेटा आपका जल्द से जल्द पहुंचेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, जो पैकेट आपका मिस हो गया वो मिस हो गया,
वो आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। अब ऐसा, अब आप बोलोगे सर ऐसा तो भाई टीसीपी अच्छा यूडीपी बुरा है। नहीं सर, ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अब देखो अक्षत, अभी जो हम यहाँ पर कम्युनिकेट करें नेटवर्क में, ये हम यहाँ पर रियल टाइम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रियल टाइम। ये डेटा कहीं पहले से स्टोर नहीं है। तो जब आप रियल टाइम कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट करवा रहे होते हो, तो वहां पर आपको जल्द से जल्द डेटा डिलीवर होने की इच्छा होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है, जल्द से जल्द। कोई डेटा मिस हो गया वो होने दो, हमें डेटा जल्द से जल्द चाहिए। आप क्यों, जैसे कि अगर मैंने आपको डेटा भेजा, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई और आवाज कट गई मेरी, तो अपने आप मेरा सिस्टम वापस नहीं भेजेगा। आप मुझको बोल सकते हो कि सुमित सर आपकी आवाज बीच में कटी, आप एक बार वापस बोल लोगे, वो हमने, ठीक है, बट मेरा सिस्टम अपने आप नहीं भेजेगा। बट अक्षर, अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से, तो आपने देखा हो कभी टाइम कम दिखा रहा है, कभी टाइम ज्यादा दिखा रहा है, कभी और कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो रियल टाइम पे वो दिख रहा है कि जो पैकेट्स मिस हो रहे हैं, वहां पर आपको डेटा जल्द से जल्द नहीं, वहां पर आपको कंप्लीट डेटा की उम्मीद होती है। कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, अगर आपको आधी फाइल मिली, तो आप फाइल तो यूज कर ही नहीं पाओगे ना, फाइल तो हो जाएगी आपकी करप्ट। तो उस टाइम पे आपको टीसीपी का कनेक्शन चाहिए होता है, जहां पर आपके लिए डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जहां पर आपको जल्द से जल्द डेटा डिलीवर करवाना है, वहां पर आपको यूडीपी के टाइप का कनेक्शन चाहिए होता है, जैसे फोन कॉल, रियल टाइम वीडियो कॉल कर रहे हो, जो डेटा कट गया वो कट गया, हमारा सिस्टम वापस नहीं हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ता है। तो जो यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट लेना, जो डेटा ऊपर से आ रहा था ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा। तो जो टेक्निकल टर्म होते हैं, ये रहा छोटा हिस्सा, ये रहा छोटा हिस्सा, ये रहा, इनको बोलते हैं हमने छोटे छोटे चंक कर दिए डेटा के। और उन्हीं चंक के ऊपर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, टीसीपी के तरीके से भेजना है या यूडीपी के तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जाके ये चीज बनी है। तो मैंने यहीं पर यही, मैंने आपको ऊपर यही दर्शाया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे ही डेटा आता है, उस डेटा के ऊपर क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट डेटा के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने से पहले वो चंक्स में टूटा टूटा जा रहा है, ठीक है। फिर जो टुकड़े बने उनके ऊपर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, टीसीपी या यूटीपी। जब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम कर दिया, यानी चंक में डेटा डेटा तोड़ दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, फिर इसने वो डेटा नेक्स्ट लेयर के पास भेज दिया होगा अक्षर। मैं आपको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में तो बस हमने ये ऐड किया डेटा टीसीपी के तरीके से या यूडीपी के तरीके से। बहुत सारी चीजें आपको समझने आने वाली है नेक्स्ट क्लास में, बट एक बेस मिल रहा है इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट लेने अपना काम किया, और फिर जो ये डेटा है जिसके ऊपर रहा तो ये डेटा ही ना, डेटा के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, ठीक है, रहा तो डेटा ये पूरा का पूरा। अब नेटवर्क लेयर के पास जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेने डेटा पहुंचाया, तो नेटवर्क लेयर क्या करता है दोस्तों, उस डेटा के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी लेयर की ऐड कर देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ने वहां अपना काम किया था, नेटवर्क लेयर यहाँ अपना काम करेगा। तो जैसे ही डेटा नेटवर्क लेयर के पास आया ट्रांसपोर्ट लेयर से दोस्तों, तो नेटवर्क लेयर में अपनी प्रोटोकॉल्स थी, नेटवर्क लेयर ने अपना एक एडिशनल हेडर ऐड कर दिया। मैंने क्या बोला, नेटवर्क लेयर ने अपना एक एडिशनल हेडर ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो नेटवर्क लेयर में जो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है अक्षत, यहीं पर सबसे मेन इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, कौन भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस, और कहाँ भेजना है उसका आईपी एड्रेस। ट्रांसपोर्ट लेने में तो ये तय हुआ कि जो हम डेटा भेजोगे, आप जहां पे भेजो, वो टीसीपी के तरीके से भेजना है या यूडीपी के तरीके से। बट नेटवर्क लेयर पे डेटा में क्या मेन चीज ऐड हो रही है, अरे कौन भेज रहा है और कहाँ भेजना है, यानी सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन। तो जब नेटवर्क लेयर ने अपना काम कर दिया, यानी अपना हेडर ऐड कर दिया, देखो यहाँ पर यह टीसीपी का हेडर, और ये रहा नेटवर्क लेयर का हेडर। हेडर यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर से यहाँ पर दर्शा देता हूँ यहाँ पर अक्षर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये टीसीपी का हेडर, उसके आगे नेटवर्क लेयर का हेडर। जब नेटवर्क लेयर ने अपना काम कर दिया, तो वो डेटा को नेक्स्ट लेयर के पास भेज देगा। और नेक्स्ट लेयर कौन सी है हमारे यहाँ पर, डेटा लिंक लेयर। अक्षर, समझने में मतलब कि हाँ कुछ नई चीजें आ रही होंगी, बट स्टोरी समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ सर। है ना? ये पहले भी शायद से आपने पढ़ा होगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो कुछ जी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहोगे, जितने भी मैंने अभी तक ऊपर से लेयर करवाई है, कुछ एडिशनल आप अपने थॉट्स। सर, एडिशनल क्या, बस वही चीजें रिवाइन हो रही हैं कि क्या क्या चीजें पहले करती थी।
कुछ आपको लगा जैसे जैसे आप उसमें, बताओ। कुछ आपको लगा सुमित सर नहीं मुझे तो ये भी पता कि ये भी हुआ, कुछ कुछ शेयर करना चाहोगे ऐसा, या फिर लगा कि हाँ सर आपने जितना बताया इतना तो मुझे कंफर्म है ये होता ही होता है। हाँ सर, वही वही है जो होता है वो तो है ही, ये तो चीजें कंफर्म ही है, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही क्लासेस में ओएसआई लेयर का पूरा वो बताया था। हम्म। अभी मैं आपसे ना देखिए मुझे तो और चीजें भी जाननी है, जैसे कि लॉजिकल पोर्ट्स, क्या आपको लॉजिकल पोर्ट्स के बारे में पता था? नहीं सर, उस चीज के बारे में नहीं पता था। बिल्कुल वो अक्षत, नहीं आता। आपको थ्योरी नहीं पढ़ानी यार, मेरे को आपको बताना है कि भाई ये इंफॉर्मेशन क्या है जो इसके अंदर ऐड हो रही है, जो हरी पत्ती और ये ऑरेंज बना रहे हैं। मैं तो बस आपको एक चित्र में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके दिमाग में वो स्टोरी समझ में आए। नेटवर्किंग एक स्टोरी है, एकदम से हर चीज प्रकट नहीं हुई। एक प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया, फिर उससे और चीजें देखी, फिर उससे और चीजें देखी, तो वो सिनेरियो। ठीक है। प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में चंक्स में तोड़ा, और यहीं से ट्रांसपोर्ट लेयर से आप देख रहे हो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होना शुरू होने लग चुका है। ट्रांसपोर्ट लेयर में अपना हेडर ऐड हुआ, नेटवर्क लेयर में अपना हेडर ऐड हुआ उसी पूरे डेटा के ऊपर। अब जब नेटवर्क लेयर ने वो डेटा डेटा लेयर के पास भेज दिया अक्षर, तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी अपना है भाई। बिल्कुल, बट यहाँ एक ट्विस्ट है अक्षर। डेटा लिंक लेयर ही ऐसी लेयर है जहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड तो हो रही है, बट दो टाइप की एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होती है। एक हेडर ऐड होता है अक्षर, और एक ट्रेलर ऐड होता है। अभी तक आपने सिर्फ यहाँ पर क्या दिखा था, हेडर हेडर ऐड हो रहे हैं, हेडर यानी डेटा के सबसे आगे, और एक डेटा के एंड में भी इंफॉर्मेशन ऐड होती है, दैट इज नोन एज ट्रेलर, और ये ट्रेलर। सिर्फ और सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है और ट्रेलर में क्या इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, सब बात करेंगे, बट अभी एक चर्चा कर रहे थे। तो जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन है डेटा लिंक लेयर की, यहाँ पर आपने आईपी एड्रेस तो बता दिया अक्षत, आपको मैक एड्रेस के बारे में पता है अक्षत, हाँ या ना, बस हाँ या ना, मैक एड्रेस। यस सर। तो डेटा लिंक लेयर वो जगह है जहां पर आपके मैक एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड होती है। अक्षत अगर नहीं पता हो तो भाई खुल के बोलना, पैसा आपने दिए, जिंदगी आपकी बनेगी, नहीं बनेगी तो आपकी। चीजें हैं बट स्लो बनेगी तो जरूर, स्लो बनेगी तेज बनेगी वो आपको देखना है। यस। ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर में कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, और कहाँ भेजना है उसका मैक एड्रेस, ये मेन इंफॉर्मेशन है। मेन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, ये मेन इंफॉर्मेशन है, और भी इंफॉर्मेशन है। तो जो हमारा हेडर है उसमें हमारे कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस, कहाँ भेजना है उसका मैक एड्रेस, और ट्रिलर में बेसिकली एरर चेकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड होती है। क्या होती है डिस्कस करेंगे अभी। जब ये यहाँ पर डेटा लिंक लेयर में पहुंच गया, अभी भी डेटा मेरे कंप्यूटर के अंदर है, यानी कंप्यूटर ए के अंदर है। फिजिकल लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर होता है आपका पोर्ट। डेटा किस तरीके से हम नेटवर्क में हम किस तरीके से कनेक्टेड है, क्या वायर के थ्रू कनेक्टेड है या वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है। तो जिस भी तरीके से आप कनेक्टेड थे उस मीडियम में ये डेटा आउट हो जाएगा। डेटा लिंक लेयर के बाद कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड होती ही नहीं है। फिजिकल लेयर यानी डेटा आपका फिजिकल लेयर से ही आप डेटा रिसीव कर सकते होगे, और फिजिकल लेयर से ही आप डेटा आगे भेज देते हो। फिजिकल लेयर आप बेसिकली आप वो पोर्ट मान लेना आपका। तो अब कंप्यूटर ने इस डेटा तो ये रहा जो हाई भेजना था, प्रेजेंटेशन लेयर से गुजारा, सॉरी एप्लीकेशन लेयर से गुजारा, प्रेजेंटेशन लेयर से गुजारा, सेशन लेयर से गुजारा, ट्रांसपोर्ट लेयर से गुजारा, नेटवर्क लेयर से गुजारा, डेटा लिंक लेयर से गुजारा, और फिजिकल लेयर से जब आउट किया, तो वो डेटा हमारे नेटवर्क में ट्रेवल होते हुए जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जो आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं स्विचेस और राउटर फायरवॉल, ये क्या करते हैं, ये आपका डेटा नहीं देख रहे, ये डेटा के ऊपर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उन्हीं को देखकर ये डेटा आगे आगे भेज रहे होते हैं। बात करेंगे उन पे भी। तो ट्रैवल होते 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 रिसीवर के पास पहुंचा, तो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा अक्षर, तो वो उसके फिजिकल लेयर से रिसीव होगा। कहाँ से रिसीव होगा, फिजिकल लेयर से। फिजिकल ले। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी जनरेट कर रहा है, इसके पास तो रिसीव हो रहा है, तो फिजिकल लेयर से रिसीव हुआ। फिजिकल लेयर ने जो रिसीव हो डेटा पूरा, वो डेटा लिंक लेयर के पास भेजा। तो जब डेटा लिंक लेयर के पास रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो यहाँ कॉपी करो उसे। तो अक्षत सर ये रहा जो हमने भेजा था, जिसमें ट्रेलर भी है हेडर भी है पूरा। तो जब फिजिकली से रिसीव हुआ तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई होगी, एक चंक के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, पूरा का पूरा डेटा नहीं, एक हिस्सा डेटा का जिसके ऊपर एडिशनल। तो डेटा लिंक लेयर सिर्फ डेटा लिंक लेयर की ही चीजें पढ़ेगा, जो सेंडर ने भेजी होगी, कौन भेज रहा है उसका मैक एड्रेस,
क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, तो इसका कंसर्न होगा क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा ही है, यानी कंप्यूटर बी का ही है। अगर कंप्यूटर बी का ही होगा तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई थी सेंडर के टाइम पे, हेडर और टेलर, इसको रिमूव करेगा और जो बचा हुआ डेटा है वो आगे भेज देगा। बट अगर यहाँ पर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस हमारे इसका नहीं निकला, जिसके पास रिसीव हो रहा है, तो ये डेटा हमारा कंप्यूटर जिसके पास रिसीव हो रहा है वो वहीं पर ड्रॉप कर देगा। क्या कर देगा? ड्रॉप कर दो। क्योंकि यहाँ पर जब वो खत आपके लिए आया ही नहीं, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा ही नहीं है, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? ऐसा सिस्टम बनाया है। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे लिए डेटा था, तो डेटा लिंक लेयर ने जो इन्फॉर्मेशन अपनी थी उसको चेक किया और वो रिमूव कर दिया, यानी हेडर और ट्रेलर यहाँ पर इसने रिमूव किए होंगे दोस्तों। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखो इसकी ये रहा, ठीक है। जब रिमूव किया तो नेटवर्क लेयर के पास क्या मिला होगा, ये चीज आई होगी। कलर से आप समझ पा रहे हो? तो नेटवर्क लेयर सिर्फ क्या पढ़ पाएगा, जो सेंडर की नेटवर्क लेयर में काम हो रहा था, अपने अपने लेयर की चीजें देख रहे हैं, किसी और की नहीं। तो नेटवर्क लेयर यहाँ पर, नेटवर्क लेयर में मैंने आपको बताया था कौन भेज रहा है, उसका आईपी एड्रेस और कहाँ भेजना है उसका। तो ये देखिएगा, अरे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेरा ही है या नहीं, हर लेयर पे अपनी अपनी इंस्पेक्शन हो रही है। अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन का ही होगा, तभी ये जो हेडर की इंफॉर्मेशन है उसको हटाएगा और आगे भेज देगा नेटवर्क जो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर थी, यानी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पर मैं से रिमूव कर देता हूँ। तो आपने देखा, जहां सेंडर पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हो रही थी, वहां रिसीवर एंड पे वो इंफॉर्मेशन रिमूव होने लग जाती है। अरे आज ही अलग बिहेव कर रहा है मेरा ये बन। कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर रिमूव किया होगा, और जो बचा हुआ इन्फॉर्मेशन हुआ आप देख पा रहे हो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर तक ही इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ना इसके ऊपर नेटवर्क लेयर की इन्फॉर्मेशन, ना इसके ऊपर डेटा लिंक लेयर की। जब डेस्टिनेशन के पास आया तो अब यहाँ पर देखेगा, अरे क्या हमारे पास टीसीपी का कनेक्शन था या यूडीपी का, कैसे एक्सेप्ट करवाना है, क्या रिलायबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम किया अक्षर, और फिर जो बचा हुआ डेटा है वो भेज देगा हमारे सेशन लेयर के पास। तो अब जाके इसके पास सेशन की वो रिक्वेस्ट पहुंची होगी, एक तरीके से ऐसा मान सकते हो, फर्स्ट टाइम जो होगी। ठीक है, तो ये रहा इसका सेशन लेयर। फिर अब इसके ऊपर तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अब जो ये डेटा आ रहा है सेशन लेयर ने यहाँ पर स्टैब्लिश कर रखा होगा या मेंटेन कर रखा होगा, तो वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, भाई जो डेटा आ रहा है वो अभी नेटवर्क के फॉर्मेट में है। क्योंकि जब हमने प्रेजेंटेशन लेने का काम किया था, डेटा को एप्लीकेशन की फॉर्मेट से नेटवर्क की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था जब वो भेज रहा था। तो अभी जब वो डेटा रिसीव हो रहा है वो ऑलरेडी नेटवर्क की फॉर्मेट में है, और जो इंसानों को दिखाना है वो उसके ओरिजिनल एप्लीकेशन के फॉर्मेट में दिखाना है। तो प्रेजेंटेशन लेयर दोस्तों डेटा को एप्लीकेशन के फॉर्मेट से नेटवर्क की फॉर्मेट में भी रखता है, और नेटवर्क की फॉर्मेट से वापस ओरिजिनल जो इसकी एप्लीकेशन का फॉर्मेट था उसमें भी कन्वर्ट कर दे, वाइस वर्सा। यानी कन्वर्ट हुआ डेटा का, एप्लीकेशन लेयर के पास भेजा तो एप्लीकेशन लेयर ने देखा कौन सी एप्लीकेशन के लिए आया था, उसी एप्लीकेशन के पास वो डेटा भेज दिया, तब जाके वो रिसीव हुआ। तो ये 7 लेयर, तभी बोला गया था कि भाई हर कंप्यूटर अब अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेगा, नेटवर्किंग मॉडल नहीं बनाएगा, सब लोग एक कॉमन नेटवर्किंग मॉडल बनाएंगे, फॉलो करेंगे, दैट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जो हमारी 7 लेयर का मॉडल था, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। ठीक है, तो ये आज का टाइम में आप ज्यादा तंग नहीं करूंगा, एक ओवरव्यू देना चाहता था दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको हर लेयर के बारे में चाहे प्रेजेंट एप्लीकेशन हो इसमें क्या काम हो रहा है। यहाँ पर तो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में बस मैंने आपको बताया टीसीपी या यूडीपी, अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें और हैं। टीसीपी 3 वे हैंडशेक करता है, कैसे काम कर रहा है, फ्लो कंट्रोल, भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फिर इसको हम कोशिश करेंगे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट यानी रियल सिनेरियो में शो करके भी दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ये डेटा मैंने कैप्चर किया है और इसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लिखी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग सिर्फ थ्योरी नहीं, आप लोग किसी कंपनी में कोई नेटवर्क को ही सॉल्व कर रहे होगे, अगर आपको सिर्फ ये थ्योरी पता होगा तो प्रैक्टिकल टाइम में फुस हो जाओगे। तो थ्योरी से सिर्फ आपको एक बुनियाद मिलेगी और प्रैक्टिकल से आपको मजबूती। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वैसा मॉडल में एक ओवरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी तरीके से। कोई भी डाउट अक्षर आपको आज के सेशन में पूछ सकते हो। नो सर, इंटरेस्टिंग ठीक है, सेशन।